आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद खास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आप सभी का दोस्त और होस्ट केबी जानी इस्तकबाल करता हूं। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, याद उसकी अब भी आती है। याद उसकी अब भी आती है, बुरी आदत है कहां जाती है। नाजरीन, वक्त गुजर जाता है लेकिन यादें हमेशा साथ रहती हैं। यादें इंसान के माजी का सरमाया और दिल का सुकून होती है, जो खुशी और गम दोनों के एहसासात को जिंदा रखती है। ये जिंदगी का वो खूबसूरत हिस्सा है जो वक्त गुजरने के बावजूद रोशन रहती है। हम आज बात कर रहे हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम हैदराबादी सितारे की। गुजरते वक्त के साथ आपका प्यार मिलता रहा। हफ्ते महीनों में बदल गए, महीने सालों की शक्ल इख्तियार कर गए और देखते ही देखते आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हैदराबादी सितारे ने 7 साल मुकम्मिल कर लिए। दोस्तों, कल की सी बात है कि हम आपके पसंदीदा सियासत टीवी चैनल पर हैदराबादी सितारे प्रोग्राम की शुरुआत की थी और आज वक्त के साथ साथ आपके इस महबूब प्रोग्राम ने कामयाबी के 7 साल मुकम्मिल कर लिए। आज के अपने इस खुसूसी एपिसोड में हम आपके कई पसंदीदा सितारों की जिंदगियों में झांक कर देखेंगे और आपकी मुलाकात करवाएंगे आपके इनके पसंदीदा सितारों से जिनसे आप मिलना चाहते हैं, इनको करीब से देखना चाहते हैं, इनसे कुछ सीखना चाहते हैं और इनकी तरह दिखना और बनना चाहते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम आज का अपना ये खास प्रोग्राम शुरू करें, मैं आप सबका सियासत टीवी और प्रोग्राम हैदराबादी सितारे की पूरी टीम की जानिब से दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपकी बेपनाह मोहब्बत और भरोसे ने हमें, हमारी पूरी टीम को हौसला दिया और इस प्रोग्राम को कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाया और साथ ही अपने कीमती और मालूमाती मशवरों से भी हमें इस प्रोग्राम को बेहतर बनाने में काफी ताउन पेश किया। इंतजार खत्म, देखते हैं यादगार प्रोग्राम की खूबसूरत झलकियां। चैन तुमसे करार तुमसे जिंदगी की बाहर तुमसे जिंदगी की क्या करूं लेके सारी दुनिया को मेरे दिल का करार तुमसे मेरे दिल का मेरी नजर ने जब काला जवाब किया कि तुमको लाखों हसीनों में इंतखाब किया। क्या करूं मुझे, यूं तो दुनिया में हजारों हंसी, क्या करूं मुझे को प्यार तुमसे, चैन तुमसे करार तुमसे जिंदगी की बात तुमसे देश पे मर मिटने का यारों
सब मिलकर इकरार करो। क्या बात है। जिस धरती पे जन्म लिया है उस धरती से प्यार करो। क्या बात है। तुम एक की जाओ वतन का शबाब हो। हाँ हाँ हाँ। बापू की आरज़ू हो जवाहर का ख्वाब हो। बापू की आरज़ू हो जवाहर का ख्वाब हो। ये एकता का प्यार के संगम का देश है। एक जगमगाती शान के परचम का देश है। ये देश राम ख्वाजा नानक का देश है। अवतार सूफियों का हसीन इंतखाब हो। बापू की आरज़ू हो जवाहर का ख्वाब हो। जानी भाई, एक चीज़ है कि जिस तरह आप स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, जो स्टेज का आर्टिस्ट फिल्मों की तरफ जब आता है, लोग कहते हैं कि भाई ये मुकम्मल आर्टिस्ट है, क्योंकि वो स्टेज पर काफ़ी सक्सेस होकर फिल्मों की तरफ आया है। तो आप क्या मानते हैं, जो स्टेज से जुड़ा हुआ आर्टिस्ट आता है फिल्मों में, तो क्या उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है? डेफिनेटली फ़ायदा होता है। स्क्रीन पे लोग देखते हैं तो वो ऑडियंस अलग है, स्टेज की ऑडियंस अलग है। स्टेज के लिए जो आते हैं ना वो ऑडियंस अलग है। फिल्म में कोई भी आ जाता है ना, फिल्म एक बहुत बड़ा दुनिया है, तो वहाँ के लोग अलग हैं, तो आपको ज़्यादा लोग जानने लगते हैं। और हर स्टेज वाले को लगता है मैं फिल्म में काम करूँ ताकि मुझे लोग जाने और पॉपुलैरिटी मिले मुझे, है ना। तो ये तो है, लेकिन साहब स्टेज अलग है और फिल्मों में एक्टिंग करना बहुत अलग है। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक और गीत। एक गाना मुझे याद आ रहा है। ऐसा एक गीत है वो जो मेरे गले के साथ, मतलब वॉइस के साथ जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। ओ नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। क्या बात है, बिल्कुल। वक्त के सितम कम हंसी नहीं, आज है यहाँ कल कहीं नहीं, वक्त से परे अगर फिर मिले कहीं, मेरी आवाज़ पहचान है, गर याद रहे। आपने ज़्यादातर टेलीविज़न के लिए अपना काम किया है, जबकि आपने जान तेरे नाम की बहुत सारी मशहूर फिल्मों में आपने काम किया और बहुत अच्छा काम था। तो आप क्या मानते हैं कि जो फिल्म की ऑडियंस होती है या टीवी की ऑडियंस होती है, वो डिफरेंट शेड्स को देखती है, वो जो आर्टिस्ट आता है उसको कबूल नहीं कर पाती? आप क्या मानते हैं? नहीं, मैं सी एज अ परफॉर्मर, मेरे लिए चाहे वो फिल्म हो या टेलीविज़न हो या मैं स्टेज पर काम कर रहा हूँ, ड्रामा कर रहा हूँ,
लाइव परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं ऑनेस्टली उसको इतना एज अ परफॉर्मर जितना जो मुझे काम, जिस मेहनत से, जिस लगन से जो मैं काम फिल्मों में करूँगा वही टेलीविज़न में करूँगा और वही थिएटर में मैं काम करूँगा। हाँ, मीडियम अलग है, मीडियम तीनों का अलग है। अब हम बात करेंगे पुष्पा वाले नगमे की, जो काफ़ी पॉपुलर हुआ, तेरी झलक शर्फी। तो ये जो गाना बना था फिर आपके सामने आया रिकॉर्डिंग के लिए, तो आपके किसी गोशे में, किसी जहन के किसी हिस्से में था कि भाई ये बहुत ज़्यादा सुपर डुपर होगा, रातों रात ये नगमा हिट हो जाएगा? सर कभी सोचा नहीं था मैंने। मैं पहले भी ये बात कहता हुआ आया हूँ कि मैं चेन्नई आ रहा था इलैया राजा सर का गाना गाने के लिए। म्यूज़िक स्कूल करके एक फिल्म आई उनकी, अच्छा, जो अभी रिलीज़ हुआ, उसमें मैंने गाने गाए, 2 गाने गाए मैंने, नहीं 2 गाने, हाँ 2 गाने गाए मैंने उस फिल्म में। तो अचानक से डीएसपी का कॉल आया और उन्होंने मुझे कहा कि जावेद जी हाउ आर यू, ऐसे वो बहुत इज़ अ जॉली, इज़ अ फुल ऑफ लाइफ पर्सन, वेयर आर यू? आई सेड मैं चेन्नई आ रहा हूँ सर। ओह ग्रेट ग्रेट, वी वांट टू रिकॉर्ड वन सॉन्ग एंड दिस टाइम इट्स अ हिंदी सॉन्ग। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें करे दो हरफी। आप तो मॉडलिंग की दुनिया से आ गई थी और माशाल्लाह खूबसूरत है, हसीन है, उसके बावजूद भी आपने ये कैरेक्टर क्यों अपनी जान पे डाल लिया, या फिर ये कैरेक्टर करने की वजह क्या रही, बताइए आप। अगेन मुझे बहुत न्यू लगा, क्योंकि अच्छा। मुझे ऐसा लगा कि जितना भी मैंने काम किया उससे पहले बहुत ही स्वीट, और उससे एकदम पहले मैं जो सीरियल कर रही थी उसमें मेरा बहुत ही सुलझा हुआ, इससे पहले जो सीरियल था वो 2 चुटकी सिंदूर उसका नाम था, उसमें मेरा कैरेक्टर नेम था जागृति। अच्छा। और ऐसा था कि मतलब भाई बहन है, तो भाई बहुत मतलब आउटगोइंग तेज, बहन बहुत फैमिली मम्मी डैडी के साथ रहने वाली, तो मेरा कैरेक्टर बहुत ही स्वीट और सुलझा हुआ था, तो मेरे को बहुत वो निभाने में, वो किरदार निभाने में बहुत मजा आया। अच्छा। पर उसके बाद एकदम बाद जब मेरे को ये ऑफर हुआ तो मेरे को बहुत एक सब मोस्टली मुझे ये इसलिए करना था क्योंकि न्यू था। अच्छा। मैं कभी खुद को नेगेटिव के लिए ऑडिशन ही नहीं की थी, और जब मेरे को वो लोग बोले कि आप करते क्यों नहीं हो, तो मुझे ऐसा लगा ये लोग मुझे कैसे बोल रहे हैं नेगेटिव, क्योंकि मेरा पूरा बैकग्राउंड वाज डिफरेंट, ऑलवेज फॉर द पॉजिटिव लीड एंड फॉर द मेन लीड। ये लोगों ने बोला आप नेगेटिव के लिए क्यों नहीं ट्राई करते हो, वी सी दैट नॉटीनेस इन योर आईज, वो शरारत हमको दिख रही है आपके फेस में, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो, और करके देखो एक बार। अगेन मैं अपने डैडी से आके बात की, मेरे डैडी इज ऑलवेज द पर्सन हु इज गिविंग मी डिसीजंस। मेरे डैडी को आके बोली, डैडी ऐसा नेगेटिव लीड है, कैसा लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे, ऑडिशन करना नहीं करना, करो ना बेटा, क्यों नहीं करना है, नया करोगे तो ही पता चलेगा कि आपके लिए वो है या नहीं है। तो डैडी बोले, मम्मी बोले, तो फिर मैं ऑडिशन की। जैसे ही वो ऑडिशन हुआ अगले दिन मेरे को लॉक कर दिया, दे डिडंट इवन वेट बिकॉज दे वर वेटिंग फॉर द ऑडिशन। तो मैं बोली ये तो मतलब बिल्कुल ही एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ थी, क्योंकि यूजुअली टाइम लेके आते हैं या बोलते हैं कि आप ऐसे वैसे। अगले दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि वी रियली लाइक्ड योर ऑडिशन और आप लॉक हो चुके हैं। तो फिर मैंने बोला अरे वाह। फिर उसके बाद वो कैरेक्टर बिल्ड करने में भी मुझे बहुत टाइम लगा, क्योंकि एक अजीब तरीके के लेंसेस लगाते थे मुझे नेगेटिव दिखाने के लिए, बिल्कुल, और काजल लगाते थे बहुत सारा, बिकॉज दे वांटेड मी टू लुक इविल, और जो वैम्प बोलते हैं आजकल हिंदी सीरियल्स की, तो वो करने में मुझे बहुत मजा आया। वो सीरियल बहुत लोगों ने पसंद भी किया, उसका नाम था कैसे मुझे तुम मिल गए। उसमें मेरा कैरेक्टर नेम था तारा, और मेरा यही काम था जो होता है हीरोइन को सताना। अच्छा। पर लोगों को बहुत पसंद आया था वो सीरियल, और लोग नेगेटिव लीड के बारे में भी बात कर रहे थे, मुझे उसके लिए अवार्ड भी मिला टीवी के इंडस्ट्री में। तो फिर 1 साल तकरीबन वो सीरियल चला, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर बिकॉज टाइमलाइन खत्म हो गई, वो अच्छा एक्सपीरियंस था हम सबके लिए। भैया 2 मिनट रुके ना, कोई और भी आने वाला है।
ये आपकी ड्रेस, आज आपको यही पहननी है। थैंक यू। ये तो वही लड़की है। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आप अरुण हैं या हारून हैं? आप इतनी अच्छी उर्दू बोल लेते हैं, इतनी अच्छी दक्कनी जुबान का इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह क्या है? वजह कुछ भी नहीं, अपने को क्या है ओल्ड सिटी का, तो पहले तो हारून या अरुण बोले, मैं तो पहले इंसान हूँ भाई, पहले इंसानियत है मेरे लिए। आप मेरे को हारून तरीके में ले हो या अरुण तरीके में ले हो, वो आप जो तरीके में लेते ले हो, मेरा तो काम एक ही करना है कि इंसानियत। हिंदू मुस्लिम अपने को वो फ़र्क पहले से नहीं था, हमारे अम्मा बाबा ना वो डाले, ना हम हमारे औलादों को डालेंगे वो चीज़। वो कीड़ा जो आजकल हर जगह है, वो कीड़े को निकालना है मेरा मकसद, पहला तो कॉमेडी के ज़रिए में। सही बात। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूँगा, वो ये कि जिस तरह महमूद साहब के साथ आपका नाम जुड़ गया जूनियर महमूद के तौर पर, जी, कहीं आपको लगता नहीं कि भाई जब आपका नाम जोड़ दिया गया तो एक पीरियड होता है कि भाई महमूद साहब जब तक थे पीक में, उनको काम मिल रहा था, उसके बाद जूनियर महमूद को भी काम मिलता है जी, बोले उसके बाद फिर आपको कहीं कहीं डर नहीं लगा होगा कि भाई ये नाम के साथ शायद मेरे साथ भी यानी कुछ हो भाई मैं सकता आपकी है? बात को बिल्कुल सीधी रखता हूँ। भाईजान का मैंने ब्रह्मचारी में एक डांस किया, हम काले तो क्या हुआ दिल वाले हैं। फिर भाईजान के साथ एक फिल्म की मैंने, जौहर महमूद इन हांगकांग, जी, उसमें भी उन्हीं का डांस किया, महबूबा महबूबा बना ले मुझे दूल्हा, जला दे मेरा चूल्हा। उसके बाद आप बता दीजिए मैंने भाईजान का क्या क्या किया। ये भाईजान मुझे डेली बुलाते थे या हफ्ते में 2 बार बुलाते थे, बोले ऐसा कर, यहाँ गैप दिया कर, यहाँ ये किया कर, वो कर, तू अच्छा कर रहा है, तो अपने हिसाब में रहे, बहुत अच्छा कर रहा है, ऐसे ऐसे करके। तो जानी भाई मैं 2 फिल्मों से बहुत ज़्यादा मैं वो हूँ। और उसके बाद भाईजान ने मुझे कभी ये नहीं बोला तू मेरा ये आइटम किया कर, क्या देख तेरे को बहुत, ऐसा कभी नहीं हुआ। आपकी खुद की आइडेंटिटी बन चुकी थी। आइडेंटिटी इसलिए बन गई कि मुझ में कुछ काबिलियत नहीं रही नहीं, होगी। बिल्कुल काबिलियत तो थी। नहीं, जो भी है वो एलिमेंट्स कहते हैं जिसे, वो लोगों ने परखे होंगे। तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि मेरे लिए रोल लिखे जाते थे, इसका मतलब है कि मैं कैपेबल हूँ, तभी तो ये बात हो रही ना। बिल्कुल। तो ये आज समझ में आ रही है बात, बचपन में तो नहीं आती थी हमें। सही वैसे ही बताऊँ ये कि सब काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हीरोइन भी वैसी है, हीरो भी वैसा है, डायरेक्टर भी वैसा, हम भी वैसे है, कि माहौल इतना प्यारा था। सही बात। तो जैसे ईगो की बात की, कोई ईगो ट्रिप पे नहीं रहा था। बात करें रियलिटी शो बिग बॉस की, तो कैसी शोहरत के लोगों को बिग बॉस के दरवाजे खुले रहते हैं? मुझे ऐसा लगता है बिग बॉस ऐसे लोगों को ढूंढता है जो थोड़े यूनिक हो, जिनका अपना एक स्टैंड हो, जो अपने स्टैंड पे खड़े रहे और जो लोगों से अलग हो। मुझे फ़ोन आया बिग बॉस से, भाई आपको बिग बॉस में जाना है और ऐसा ऐसा है। तो हम सोचे हम नहीं जाएंगे, तो हमने पैसा बहुत ज़्यादा मांग लिया, तो उन्होंने ओके कर दिया। मैंने कहा फंस गया मैं तो। फिर मैं बोला नहीं अभी नहीं, तो बोले आप एक काम करिए, एक बार मिलने आइए। हमें थोड़ा घबराहट हो रही थी, हम थोड़े खुले मिजाज के आदमी है, हम किसी के बाप से नहीं डरते अल्लाह के अलावा, हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और उसके मलाल से, उसकी जलाल से डरते, और किसी चीज़ से नहीं डरते हम। हमने कहा यार वो शो में जाएंगे, अब बंदिश में बन जाएंगे, कैमरे लगे होंगे, पता नहीं हम कैसे रिएक्ट करेंगे, हमसे कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। तो उन्होंने हमें कन्विंस किया कि भाई यही शो तो है जहाँ पे तुम दिखा सकते हो एजाज खान असली में है क्या। आपने बहुत सारी फिल्में की हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे ज़्यादा पसंदीदा कैरेक्टर कौन सा आपको लगा? देखिए मैं तो जो है गुल्लू दादा के कैरेक्टर ही ज़्यादा प्ले करा, क्योंकि लोगों को जो है मैं बीच में दूसरे ये वो भी पिक्चरें करा। अच्छा। लेकिन ज़्यादातर लोगों को जो है मेरा गुल्लू दादा का जो स्टाइल है, हाँ हाँ, वो एक जैसा कि सुपरमैन, स्पाइडरमैन जैसा बच्चों का रहता, वैसे ही हमारे एक अलग जॉनरा, कॉमेडी के जॉनरा में जो है गुल्लू दादा भी एक कैरेक्टर जो है लोगों के माइंड में बैठ गया। तो गुल्लू दादा जो है कभी इंस्पेक्टर बन जा रहा, गुल्लू दादा कभी वकील बन जा रहा, गुल्लू दादा कभी ये बन जा रहा है। तो ये लोग एंजॉय कर रहे हैं इस कैरेक्टर को। तो मैं उनके नज़रिया, उनका दिमाग में रखते हुए जो है उसकी कैरेक्टर को अलग वेरिएशन में पेश करूँ। अच्छा, आप गुनगुना दें तो हमारे नाजरीन याद रखेंगे। अदनान साजिद साहब का पहले वाला रूप
ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो, ये क्या हुआ। आपका जो ख्वाब था वो एक्टिंग से जुड़ा हुआ, लेकिन एक्टिंग में उतना स्कोप्स नहीं नज़र आए, तभी आपने इन्फ्लुएंसर की हैसियत से अपने आप को मनवाया। लेकिन जो एक्टर होता है और इन्फ्लुएंसर होता है वो डिफरेंट चीज़ें होती है, आप क्या मानती हैं? लोग हम बोलते भाई ये हैदराबादियों में मोता बढ़िया रहते, तो कई को बोलते हम लोगों के पास हर चीज़ है। हैदराबादियों का हलीम दलीम परेशानी शेरवानी बिरयानी क्या नहीं है परेशानी, मतलब मेरे जैसे लोगों से पाला पड़ा तो। जी हाँ, आपने करेक्ट कहा। एक्टर की फील्ड अलग है और इन्फ्लुएंसर की फील्ड अलग है। इन्फ्लुएंसर बोले तो वहाँ पे 1 मिनट की रील बनाना रहता, बट जो एक्टर रहता उसको लाइक एक रोल दिया जाता, वही एक्ट करना पड़ता। तो दोनों काम डिफरेंट है, मगर आप करना चाहे तो दोनों कर सकते हैं। और लोग मेरे को समझते कि मैं औरंगाबाद से हूँ जबकि मैं हैदराबाद से हूँ। अच्छा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, मैं हैदराबाद की हूँ। बचपन में आपने कुछ नहीं सोचा था कि भाई मैं एक बहुत बड़ा डायरेक्टर बनूंगा, एक बहुत बड़ा एक्टर, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके जो फैंस फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह। हुआ ये था कि मैं साइंस स्टूडेंट था एक, मतलब आई वॉज ए वेरी गुड साइंस स्टूडेंट। अच्छा। 95% स्कोर करता था मैं स्कूल में भी जी। तो मैं इंटर में भी कॉलेज में भी BPC लिया था साइंस। तो डॉक्टर बनने जा रहा था, बन गया एक्टर। अच्छा। तो कई लोगों के साथ होता है ऐसा, इंजीनियर बनने जाते, कुछ भी करने, एकदम कुछ भी आया था। कई डॉक्टर से ऐसे जो एक्टर्स बन गए। अच्छा। तो वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। तो अमरीश पुरी साहब के कई सारे वॉइस मॉड्यूलेशन है। अच्छा। तो बहुत कम आर्टिस्ट को मैं उनकी मिमिक्री वैसे करते हुए सुना। फॉर एग्जाम्पल अमरीश पुरी साहब मोगैम्बो खुश हुआ बोलेंगे, बिल्कुल उनके स्टाइल्स देखो आप जी। लो से हाई, मोगैम्बो खुश हुआ, मोगैम्बो खुश हुआ, क्या बात है, मोगैम्बो खुश हुआ। तो इस तरह जो है मॉड्यूलेशंस। अब नाना पाटेकर है, उनकी हाई नोट्स भी है, लो भी है, बहुत हाई बहुत। अब जहाँ नाना पाटेकर साहब की मिमिक्री बात आती तो एकदम क्या है, किधर है, क्या है, एकदम फास्ट चले जाते हैं। अच्छा। तो उनका जो पेक्यूलियर स्टाइल है, मैं उनको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करके करीब से उनकी फिल्में देखा हूँ और बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं। इनफैक्ट उनको कभी ना कभी तो ज़रूर मिलूँगा। अच्छा। हाँ, हमारे नाना पाटेकर साहब को। उनका पेक्यूलियर स्टाइल देखो, लो अंदाज उनका। चाकू से मारा ठीक है, पिस्तौल से मारा ठीक है, लेकिन किसी की गर्दन को पूरी तरह मोड़कर मारने की क्या ज़रूरत। मुझे इस केस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो क्या करता था, कब आता था, कब जाता था, एवरीथिंग इंक्लूडिंग कॉफ़ी, जल्दी लेकर आओ। रोडीज में जाना, फिर वहाँ का जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, और उसके लिए किस तरह आपने स्ट्रगल किया या फिर वहाँ तक किस तरह पहुंची, उस बारे में बताएं। ठीक है, तो हुआ ये कि जाने भाई, ऐसा रहता ना लोगों को कि बचपन से मेरे को ये टीवी में जाना है, शो में जाना है, मेरे को ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो ऐसे ही बस सिंपल लाइफ चल रही थी, पढ़ाई चल रही थी, जॉब चल रहा था। फिर मैं ऐसे ही मुझे लगा कि चलो कुछ एंटरटेनमेंट लाते हैं लाइफ में, कुछ करते हैं, ये तो नॉर्मल लाइफ है, सबका जॉब चलता, सबकी पढ़ाई चलती। फिर ऐसे ही मैंने बैठे बैठे सोचा कि कौन से रियलिटी शोज चल रहे हैं इंडिया में, और अभी मैं जैसे एक कॉमनर थी, तो कॉमनर्स कैसे कौन से रियलिटी शोज में जा सकते हैं, मैं ये देख रही थी। और मुझे रोडीज दिखाई दिया, तो उस टाइम पे रोडीज के ऑडिशंस भी स्टार्ट होने वाले थे। तो मैंने सारी उसके बारे में क्या बोलते हैं डिटेल्स निकाली, सारा सोशल मीडिया पेज पे जाके, गूगल पे जाके कि कैसे जाना है रोडीज में, कैसे अप्लाई करना है। तो मुझे मिलते गया एक के बाद एक स्टेप्स, अप्लाई ऐसे करना, ऐसे जाके ऑडिशंस में जाना। एक टाइम में एक एक सिटी में 10-10, 15,000 लोग ऑडिशंस में जाते। तो मैंने बोला ठीक है चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। फिर वहाँ पे क्या है, रोडीज में जाने से पहले मैंने एक वो किया था,
एक लिंक था जहाँ से अपने को एक रहता प्रिविलेज पास, मतलब एक लोग पास प्रोवाइड करते जिससे अपने को लाइन में ठहरने की जरूरत नहीं पड़ती ऑडिशंस के, ठीक है। ओके। तो मैं वो पास के लिए अप्लाई करी थी और फॉर्चुनेट मेरे को मिल गया वो पास, ठीक है। तो ये मेरे लिए एक बहुत आसानी हो गई थी। तो वो लोग का कॉल आया फिर ओडीज वालों से। मैंने अप्लाई कैसे किया, मतलब एक वीडियो भेजना होता अपना 3 मिनट में, अपना इंट्रोडक्शन का वीडियो। तो मैं फुल हैदराबादी में अच्छे से बात करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करके वीडियो बना के भेजी और उन लोगों को पसंद आ गया। उन लोगों ने मेरे को कॉल करके बोला कि आपको प्रिविलेज पास मिल रहा, आपको लाइन में ठहरने की जरूरत नहीं है, आप इंटरेस्टेड है तो आप डायरेक्टली जाके ऑडिशंस दे सकते हैं। ओके। तो ये एक मेरे को प्लस पॉइंट मिल गया था। मैं बोली ठीक है सही है। फिर गई, मैं पुणे गई थी रोडीज के ऑडिशंस के लिए। अच्छा। हाँ, तो गई, लाइन में बिना ठहरे मेरे को डायरेक्ट एंट्री हो गई थी। आप जो टीवी पे ऑडिशंस देखे होंगे ना मेरा रोडीज का, जी जी, वो फर्स्ट ऑडिशन नहीं रहता, उससे पहले भी 3 राउंड होते। आप एक्चुअली करना क्या चाहती हैं? मेरे को कराटे सीखना था, किक बॉक्सिंग सीखना था, बट डैड अलाउ नहीं करता। हमारे पास एक एक्सपर्ट है, आपको 2-3 चीजें सिखाएंगे। ओह, स्ट्रेट होल्ड। हाँ, यू आर एक्चुअली किकिंग मी। तो ये जो पास मेरे को मिला था ना, वो था सिर्फ फर्स्ट राउंड के लिए, एंट्री के लिए। एंट्री के लिए। एंट्री में आपको लाइन में ठहरने की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली जा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑडिशन, फर्स्ट जो होता है वो होता है ग्रुप डिस्कशन। अच्छा। अब जो 20-15 हजार लोग ठहरे होते हैं ना लाइन में, वो सारे लोगों का एक 20-20 लोग का ग्रुप बना के ग्रुप डिस्कशन करते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन में मैं डायरेक्ट चले गई, समझे, मेरे को लाइन में ठहरने की जरूरत नहीं पड़ी। माशाल्लाह वहाँ पे मैं अच्छे से परफॉर्म करी। वहाँ पे जो भी जजेस थे, जो प्रोडक्शन टीम थी, वो लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे मेरे बात करने के तरीके से और मेरा ड्रेसिंग सेंस। तो सेलेक्ट हो गई मैं। हैदराबाद डायरीज का जब आगाज़ हुआ, शुरुआत हुई थी, आप लोगों ने गुल्लू दादा का एक इंटरव्यू किया था। क्या ये सही है कि उसको पॉपुलर करने के लिए गुल्लू दादा का इंटरव्यू लिया गया? गुल्लू दादा, मैं सही बोलूं, गुल्लू दादा खुद बोले मेरा इंटरव्यू उनको बहुत चीज़ें क्लियर करना था। अच्छा। तो हमारे चैनल तो गुल्लू दादा हमारा प्लेटफॉर्म यूज करके उनके जो ऑडियंस को, उनको जो थोड़ी चीज़ें क्लियर करना था वो करे। आप आजकल सोशल मीडिया का एक जाना पहचाना नाम बना हुआ है, उसके ज़रिए आप लोगों की दिलों की धड़कन बनी हुई है। तो ये ख्याल कब और कैसे आया, वो बताइए। तो बचपन से ही मेरे को एक्टिंग का बहुत शौक़ है। अच्छा। और बचपन में बहुत मूवीज़ देखा करती थी मैं। अच्छा। तो शौक़ शुरू से ही था कि मैं एक्टर बनूं। अच्छा। और घर में छोटे छोटे अगर कोई सिचुएशंस होते थे तो उसमें मैं ऐसे बिलीव करती थी, ऐसे रिएक्ट करती थी कि जैसे कि कोई एक सिचुएशन, एक प्ले चल रहा है वहाँ पे और वहाँ पे मैं कुछ एक्टिंग कर रही हूँ। तो बचपन से एक्टिंग करना शुरू कर दिया था मैंने। अच्छा। तो बड़े होके जब उसके बाद मैं टेनिस में लग गई थी। तो 15 साल तक मैंने प्रोफेशनली टेनिस खेला है जी। और मेरे बाबा मेरे कोच थे। अच्छा। तो एक पॉइंट पे आके लाइफ में मुझे टेनिस छोड़ना पड़ा। अच्छा। इंजरीज़ की वजह से, कुछ इंजरीज़ अच्छा। की वजह से। फिर मैंने अब स्टेप इन किया कॉर्पोरेट लाइफ में। अच्छा। जॉब ढूंढना मैंने और फिर जॉब करना स्टार्ट किया। बट ये जो कुछ भी हुआ था, हमेशा से मुझे ये शौक़ था कि मैं कुछ एक्टिंग में कुछ काम करूं। और हाल मतलब में आप बनना चाह रही थी सानिया मिर्ज़ा लेकिन बन गई ज़ैनब। बिल्कुल, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो एक सिचुएशन होता है कोई फिल्म, हम फिल्म में एक गोविंदा जाके खादर खान से बोलते, डैडी अगर आप इस रिश्ते से खुश है तो मैं ये खुशखबरी अपने घर वालों को दे दूँ। तो खादर खान साहब अपने अंदाज में बोलते हैं, दो, ज़रूर दो, ज़बानी दो, ख़त से दो, टेलीविज़न से दो, टेलीग्राम से दो, सीधे गए हो। तो उनके अपने अपने अलग अलग वेरिएशन होते थे। अब जब अगर विलन के रूप में भी इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, विलन के रूप में उनकी एक अलग आवाज़ होती थी। जैसा कि कूली फिल्म, कूली में थे, खून पसीना आई थिंक
मैं समझता हूँ। तो एक हीरोइन डायलॉग बोलती है, खुदा से डर जफर, तो कादर खान साहब बोलते मैं ना किसी खुदा को जानता हूँ ना उसके कहर को मानता हूँ, बल्कि जो मेरी बात नहीं सुनता मैं उसके लिए खुद कहर बन जाता हूँ। हट। अलग ही टिपिकल अंदाज था उनका। एक और आवाज होती थी जो हिम्मत वाला के बाद जी हाँ। इन्होंने चेंज की थी, जी, वो थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताएं। क्या मुसीबत है यार, हट साला, दिन में बाप सोने नहीं देता, रात में बेटा सोने नहीं देता, दोपहर में बीवी सोने नहीं दी, थू क्या जिंदगी है यार, हट लानत है। क्या बात है। लाला भाई हौले, ये जो हौले के कैरेक्टर आपके जहन में कब और कैसे आया? अच्छा, अब लाला भाई हौले का कैरेक्टर जो है बहुत फनी है भाई उन्हें। अच्छा। अब मेरे लुक्स जो है थोड़ा विलन टाइप दिखते हैं, बाल्ड हेड है, एकदम सीरियस टाइप दिखता हूँ। हाँ। तो मैं सोचा इसके चेहरे पे कुछ वर्क करो ताकि इन्हें फनी दिखे। हाँ, समझे? अगर आप बाल्ड हेड से अगर आप कॉमेडी करें तो थोड़ा सीरियस होती, पब्लिक उतना नहीं समझा। तो फिर मैं उसका वो जो है लुक चेंज करा मैं। अच्छा। समझे? जैसा कि वो एक विग लगाया, जो घुंघरूलू बाल होते हैं वो है, और उसके जो एक्सप्रेशंस है, अच्छा, थोड़ा वो मतलब जो हंसता था ऐसा कुछ अच्छा। जो है। अब ये चीज़ें जो है पब्लिक को जो पसंद आते हैं, इसके पीछे बहुत रहता है कि मतलब ये एक ऐसी चीज नहीं आ जाता जानी भाई, मतलब काफ़ी लोग बोलते कि अरे कुछ ऐसी बना दिए वीडियो चल गई बोले ऐसा, ठीक है। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं रख देते हम लोग कि चलो लाला रख दिए, याकूब रख दिए। इसके पीछे कई रातें गुजारता हूँ मैं आईने के सामने ठहर के, मतलब जब ऑफिस को जाने में ब्रश भी करता हूँ ना, तो मैं आईने के सामने ठहर के प्रैक्टिस करता हूँ कि लाला कैसा हंसेगा, याकूब कैसा हंसेगा। मियाँ बीवी के हल्के फुल्के नोक झोंक, कहीं कुछ ही कहीं गम बिखेरते हैं, ऐसा क्यों? वो देखिए, अब ये जो मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ये कैसा है, मतलब क्या बोल सकते हैं अभी, मतलब अभी तो सांप और नेवले का दिमाग में आ रहा मेरे। कभी जमती नहीं बाजू में एक क्यों, कौन सांप है कौन नेवला है, या डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर सकते वो, अब इन लोग भी नहीं कर सक रहे हैं मिलना। अच्छा। तो मसला क्या है कि भाई देखो, मोहब्बत प्यार मोहब्बत वो अपनी जगह है, मगर कभी कभी क्या होता, वो दोनों के बीच में किसी एक छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हो जाता भाई। तो वो चीज़ों में क्या होता, जो लड़ रहे उनको तो मज़ा नहीं आता, जो देख रहा उसको मज़ा आता। तो वो चीज़ें क्या है मालूम है, वो कनेक्ट होते चीज़ों को कहीं ना कहीं। वो कभी कभी उनके गुस्से में मोहब्बत रहती, अच्छा, कभी उनके वो नाराज़गी में क्या है केयरनेस रहता कि भाई उसकी नाराज़ होने की एक वजह रहती। और कभी कभी क्या है, अब आप तो शादीशुदा है, आपका एक्सपीरियंस है, मैं तो नहीं हूँ। नहीं आप किराक खाला क्या वाकई किराक है या सोशल मीडिया के लिए शार्क है? सोशल मीडिया के लिए शार्क है सर। मैं बहुत, आप देखिए मेरे को करीब से, आप साथ में अपन काम करें, मैं एकदम खामोश और अपने में रहने वाली औरत हूँ। पब्लिक को एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए था कि एक 50 साल की औरत में उसकी आवाज़, उसका लहजा, उसका जो एक्टिवनेस जो था। तो उस ज़माने में अपने घर में बड़े बुजुर्ग एक रहते थे, बड़े सदस्य, जो ऊंची आवाज़ जो घर मेंटेन करते थे, बच्चों पे चिल्लाना, कुछ भी करना, तो वो ख़त्म हो गया था। बहुत सारे, अब तो जब आंगन होते थे, बड़े बड़े घर होते थे, दैलान, एक तख्त, तो उस जगह पे ये कैरेक्टर वाली औरत बैठी रहती थी किरात। आवाज़ देते बच्चे डर जाते थे, आवाज़ देने से बहुत, देखो अम्मी गुस्सा हो जाते बोलते थे, आवाज़ देते बच्चा बोलता था कि नहीं अम्मी को ये चीज़ पसंद नहीं, ये चीज़ करना है। तो वह कड़कपना था, वो कड़कपना ख़त्म हो गया। तो वो जब कैरेक्टर मेरे में आया, जब मैं कमर में पल्लो टोप के, चोंडा बन के, पान खा के यारे बोलते, अवाम बोली भाई हमारे दादी आ गए, मरूम हमारे दादी आ गए, कोई बोला कि मरूम हमारे अम्मी आ गए। तो ये पब्लिक की डिमांड पे मेरे को किराक खाला बनना पड़ा। जब मैं अपनी वीडियो प्ले करती थी, मैं बोलती इतनी जोर से चिल्लाती, थोड़ी आवाज़ कम करो। लेकिन मैं आवाज़ कम करके भी अपना कैरेक्टर प्ले करी, लेकिन लोगों को वो स्वाद, वो टेस्ट, वो वाली खाला नहीं मिली, जो हाई पिच वाली खाला है वो खाला नहीं मिली। मैं साड़ी देखिए आप, इतनी ऊंची बनती हूँ, इतना बड़ा ब्लाउज पहनती हूँ, चोंडा बनती हूँ, और अपने चेहरे पे कोई चीज़ नहीं लगाती हूँ। आज यहाँ पे है कैमरा है बोल के थोड़ा नहीं तो मैं अपने चेहरे पे कोई चीज़ नहीं लगाती हूँ। जो ऊपर वाले का नूर है, मैं सोचती हूँ, हमारे अम्मा बोलते हैं मेरे को, वो
गलत डायरेक्शन में रूहानी इधर की उधर पास हो गई जैसा दिखता मेरे को बोलते हो। इधर का इधर, इधर का इधर हो गया साहब, क्या रूहानी बदल गई क्या? क्योंकि मेरा लुक और मेरा लहजा एकदम हैदराबादी, प्योर मुस्लिम कैरेक्टर मेरे में जचता। तो वो कंफ्यूज है कि भाई ये मुस्लिम है या हिंदू है। अभी भी बहुत सारे लोग वो कर लेते कि भाई हिंदू है मुसलमान, हिंदू, कंफ्यूजन रहता। लेकिन मैं प्योर हिंदू हूँ, रेड्डीज घराने से हूँ। बस मेरा लहजा और मेरा जो गेटअप है वो प्रेजेंटेशन मुस्लिम कैरेक्टर प्ले करती हूँ, बल्कि वो दिख के आता। दिल से हैदराबादी, दिल से हैदराबादी। मेरे पीढ़ी ना पीढ़ी यहीं की है, हैदराबाद। बिल्कुल, आप प्योरली हैदराबादी हैं, जिसकी वजह से आप ये रोल बहुत बखूबी निभा रहे हैं। बिल्कुल सर। अदरवाइज कहीं और के होते तो बहुत मुश्किल होता। नहीं निभा सकते, बहुत मुश्किल। वो लहजा नहीं आता। दो कैरेक्टर है, किरा खाला क्या रे बोल सकती, प्रिया रेड्डी क्या रे नहीं बोल सकती, कोई एक्सेप्ट नहीं करते। सही बात है, ये बात तो है। ये इसमें मैं क्या रे बोल तो क्या बोल रहे रे, बल्कि सामने से आंसर आता। वही किरा खाला पान खा के पल्लो टोप के चोंडा बनिए क्या है रे बोलता, क्या है जी अम्मा, क्या है जी दादी, क्या है जी नानी बोलते। वो एक ऐसी रूहानी है किरा खाला, उसको कोई रिटर्न जवाब ही नहीं है। आपके पास तो एक्टिंग के गुण थे, लेकिन आपके पास गॉडफादर ना होने की वजह से आप हीरो बनते बनते विलन बन गए। जैसे कि अब मैं हीरो नहीं बना, तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरा बेटा, मेरा दामाद, जो दोनों माशाल्लाह खूबसूरत हैं, वो हीरो बने। तो मैं उनका एक प्लेटफॉर्म हूँ, मैं उनका एक गॉडफादर हूँ, मैं उनको गाइड करता हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं बेटे को और दामाद को लॉन्च करूँ एज ए हीरो, लेकिन मेरे अप्रोचेस हैं, मैं ताल्लुकात है, मैं वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ। बास आपके जो रील्स होते हैं बड़े ही दिलचस्प और सबक-आमूज़, और उससे कुछ सीखने को मिल रहा है। वो उसके लिए उसका जो कंटेंट तैयार कर रहे हैं आप लोग, आप और अहमद कुरैशी स्पेशली काबिल मुबारकबाद है, क्योंकि बास रील्स में बगैर लेडीज़ के भी आपके जो रील्स बनते हैं बड़े लाजवाब होते हैं। देखिए जाने भाई, फेसबुक का जो मेरा कंटेंट है, फेसबुक पे जो मैं कंटेंट्स बनाता हूँ, मेरा एक पेज है तफ्फू बोल के, जिसके ऊपर शॉर्ट एंड स्वीट कंटेंट आते हैं 3 मिनट 4 मिनट के, जो टोटल मैसेज टाइप के वीडियोस रहते, जिसमें लेडीज़ नहीं रहती, सिर्फ हम लोग रहते। अब इसको जो है ना हमारे अहमद भाई है, अहमद भाई मैं अब क्या अच्छा और एक चीज़ क्या है, पब्लिक को मतलब जो चेहरे अपन दिखते सामने पब्लिक उनको पहचानती, चेहरे के पीछे भी बहुत सारे जने रहते जो पब्लिक पहचानती नहीं, मगर वो तमाम लोगों की भी मेहनत रहती जो हम लोग आगे बढ़ते। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें मेरी तकरीबन टीम जो है ना साहब, एक 15 जनों की टीम है अब फिलखत में, अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो उसमें सबका सपोर्ट रहता। आप जैसा मैं अहमद भाई समझो स्क्रिप्ट लिख लिए तो हमारे सद्दाम भाई, अरे नहीं यार उसको ऐसा नहीं, इसको ऐसा डालेंगे अच्छा दिखता बोल के बोलते हैं। अच्छा। तो मुख्तलिफ मशवरे रहते सबका, वो करके हम लोग जो है ना उसको तैयार करते हैं। स्क्रिप्ट को 3-4 मिनट की स्क्रिप्ट रहती है, और अल्हम्दुलिल्लाह 90% मेरे मिलियंस में है वो फेसबुक के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। जैसा आप अल्लाह के घर के वास्ते सोचे ना, अल्लाह भी आपके घर का इंतजाम कर दिया। नहीं समझा मैं। 1 मिनट, ये पकड़ लो। ये पूरे 5 लाख रुपए कलेक्शन हुआ बस्ती में। 5 लाख रुपए? जी हाँ, आज तक कोई जो है 1000 रुपए नहीं दे रहे थे। आपके जज्बे को देख के, आपकी हिम्मत को देख के हर कोई बढ़ बढ़ के पैसे दिए, तो कलेक्शन 5 लाख रुपए होगा। तो ये पैसे मैं चाह रहा हूँ कि आप अपना मकान खरीद लो। अरे नहीं। कोई एक नया गीत जो हमारे ऑडियंस के लिए आप सुनाना चाहती हैं? नए सॉन्ग्स है, उसमें मुझे पर्सनली श्रेया घोषाल जी बहुत पसंद है जी, और उनका ही एक सॉन्ग मैं आपके सामने, ऐसे तो बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, तो इसके 2 लाइन सुनाती हूँ। पहले मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिन लगदा जी, कि तू जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा, कि दिल तो यूं जान मेरे मैं तेनू समझावा कि न तेरे बाजू लगदा जी, जुल्फे है जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आँखें है जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती हो जिसमें प्यार की
शराब हो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो। क्या बात है। जानी भाई, मैं आज से 3 साल पहले मेरे एक कज़न ब्रदर की शादी थी, तो उनकी शादी में वो लोग जो है हमारे भैया मिलके एक मरफा सेटअप रखे थे। अच्छा। तो मरफा सेटअप में जो है हमारे एक भाई आ रहे हैं, एक लावारिस बोल रहे हैं, नाच रहे हैं, चले आ रहे हैं, और एक भाई आ रहे हैं 3 मार बोल रहे हैं, नाच रहे हैं, चले आ रहे हैं। तो मैं वहाँ ठहर के ऐसा देख रहा था, तो मेरे को भी ढकले, अरे जाओ तुम भी तरह एंजॉयमेंट करो, तरह नाचो करो। बोले तो मारे मला क्या है भाई, क्या बात ना करे, लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं ऐसा ऐसा। अरे क्या, कुछ भी ना था, बोलो आपके भाई की शादी है, बोलिए। मैं बोला अच्छी बात है, बोल के ठीक है, क्या जाते कि क्या बोलूँ कंफ्यूज हो गया मैं। तो मैं बोला कुछ नया बोलता हूँ, इन लोग हर कोई वही बोल रहे हैं आजकल, लावारी 3 मार ये वो फरमाइश कर रहे थे। तो मैं बोला मैं कुछ नया करता हूँ। तो मैं मरफी वालों को बोला कि मैं कुछ नया बोलता हूँ, मारो। तो बोलो भाई, बोलिए, बोलो भाई। तो मैं बोला बताता हूँ आपको। बोला तो उसके बाद जॉनी ईटिंग शुगर टेलिंग लाइस ओपन या मत बोल के स्टेप मारते ना, कंफ्यूज हो गया, अरे क्या बोलिए भाई, आप समझ में नहीं आया मेरे को। तो बोला अब बोल तो मारो। बोले तो उसके बाद जैसा बोलने के बाद अल्फाज उन लोगों का जो बीट बजाए हैं, वो बीट वहां से निकल के चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने हूँ मैं। अरे यार, पब्लिक का चाहना और आप हमको यहाँ बुलाना। गजल गायकी को आपने अपनाया, फिर सूफी का जहन में कैसे आया कि भाई मैं सूफी म्यूजिक भी सीखूंगी? एक बहुत ही ख़ास वाक़या मैं बताती हूँ आपको। मतलब एक ख़ास मेमोरी कह दें आप उसे। सर D10 के शो में मैं सेमीफाइनल्स तक गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नाम आया। उसके बाद सर सेमीफाइनल्स में मेरा एलिमिनेशन हो गया था। थोड़ी छोटी मोटी थोड़ा मार्क्स में आ गई थी। तो होता है। जी हाँ, वो तो होता ही रहता है सर ज़िंदगी के अंदर। लेकिन सर फिर ग्रैंड फिनाले में D10 के शो में आए थे यहाँ के बहुत टॉप एक्टर एंड डांसर, मल्टी टैलेंटेड, और मेरे फेवरेट जूनियर NTR सर। अच्छा जी। तो जब वो आए तो मुझे डायरेक्टर सर ने स्पेशल रिक्वेस्ट की कि अक्सा आपका जो सॉन्ग है स्विंग ज़रा, वो उसने बहुत व्यूज़, मतलब बहुत कमाए थे व्यूज़, बहुत व्यूज़ आए थे यूट्यूब पे, बहुत फेमस हुआ था, उस सॉन्ग से मुझे नाम आया था। बेशक। जी। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की मुझे कि अक्सा जूनियर NTR सर का ही वो सॉन्ग है, जूनियर NTR सर की मूवी है जय लव कुशा, तो अगर आप परफॉर्म करोगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सबको, मतलब आपके लिए भी अच्छा है और ऑडियंस भी बहुत एक्सपेक्ट करेगी इस सॉन्ग से। तो मैंने बोला बिल्कुल सर, मैं इस मौके को कैसे मिस कर सकती हूँ। और उसी वक्त मुझे मतलब एक शूट, मतलब एक मूवी का भी ऑफ़र आ गया था। अच्छा। जी हाँ, तो मैंने उसको थोड़ा डिले करवाया, एंड बिकॉज़ ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी सर, जूनियर NTR सर के साथ परफॉर्म करने की, उनके सामने परफॉर्म करने की। तो ये मेरा बहुत ख़ास लम्हा रहा। तो मैंने उनके सामने सब परफॉर्म करा, स्विंग ज़रा सॉन्ग मेरा। अच्छा। और माशाल्लाह उन्होंने बहुत तारीफ़ की, तो मैं थैंक यू सर जूनियर NTR सर। उन्होंने जो कॉम्प्लीमेंट्स, उन्होंने जो कमेंट्स मुझे दिए, वो बहुत ही अच्छे कमेंट्स थे। उन्होंने बोला कि ये 2 आँखें भी काफ़ी नहीं है आपकी परफॉर्मेंस को देखने की। क्या बात है, जी। क्या और मैं तो एलिमिनेट हो गई थी सर। तो उन्होंने कहा कि अगर जैसे आप फाइनल्स में होती तो शायद आप ही जीतती। तो मुझे ये लगा कि मैं तो यहीं पे जीत गई सर। हाँ, बिल्कुल, और क्या चाहिए? बिल्कुल। मतलब इतने बड़े एक्टर जिनके एक्टिंग की सारी दुनिया दीवानी है, अगर वो हमसे इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट हमें कह दे तो और किसी को क्या चाहिए? बेशक, सही बात। तो उन्होंने मुझसे ये कहा, फिर मैंने जब उनसे रिक्वेस्ट की कि सर मैं बस आपके साथ 2 स्टेप्स, जस्ट 2 स्टेप्स आपके साथ करना चाहती हूँ स्टेज पे, तो उन्होंने वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और वो स्टेज पर आए। तो जो उस डांस, लाइक उस सॉन्ग के जो कोरियोग्राफर थे शेखर मास्टर जी,
उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है सर, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने भी। उन्होंने सबसे पहले मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था कि आप, ऐसा लगता है कि यू आर हैविंग सम हीरोइन फीचर्स करके, कि आप इंडस्ट्री में आ सकते हैं एज एन एक्ट्रेस। तो उनकी बदौलत ही, उनकी सपोर्ट की वजह से यहाँ तक हूँ। तो शेखर मास्टर जी थे और बीच में मैं थी सर, और जूनियर NTR सर, हम तीनों ने परफॉर्म किया, स्टेप्स किए सर। आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब सब लोग इतना चिल्ला रहे थे कि वाओ लग रहा था, वो मोमेंट ही अलग था सर। पूरे सब लोग, इतने सारे लोग थे सर। क्या वजह रही कि आपको हैदराबादी लैंग्वेज से इतनी मोहब्बत थी कि आपने अंग्रेज़ फिल्म जो शुरुआत की, उसके बाद आपने बनाई FM, उसके बाद हैदराबाद नवाब, तो आपको यकीन था कि ये फिल्में चलेंगी, ये लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे? नहीं, वो इसके पीछे क्या है फ़लसफ़ा? नहीं, हमारा स्कूलिंग वगैरह नालंदा पब्लिक स्कूल बोल के, जो करोल बाग कारवान के पास जो स्कूल है, वो स्कूल में पढ़े थे तालीम। हाँ, तो ओल्ड सिटी से ज़्यादा टच था। ओल्ड सिटी से ज़्यादा टच था हमारा। बचपना भी उधर ही गुजरा। फिर तो ये सब जो भी हरकत हम लोग स्कूल में करते थे या बाहर करते थे, दीवारा कूद के फिल्मों को जाना करना, अच्छा। वो उस टाइम के जो भी रहन सहन है, वो हमारे बचपन में जो देखे, जो कल्चर वो कल्चर था, वो सब हमारे माइंड में फुल फ्रेश था। तो हंसी मजाक, वो बातों में वो किसी को छेड़ना करना है तो भी एक स्टाइल में, एक अंदाज में, हैदराबादी किसी स्टाइल को में बनाए छेड़ते तो भी, थे, हाँ, किसी को सताते थे तो वो एक अलग वो रहता था। और वो टाइम में जो है एक बार हमारे साथ भी, हमारे क्लासमेट्स के साथ वाकया, एक इंसिडेंट हो गया था, वो थोड़े पहलवानों के साथ। अच्छा। तो थोड़ा लाइट देके तो कुछ भी नहीं बोलते थे, थोड़ा एक सेकंड ज़्यादा देके क्या गुर्रा रहे बोल के अच्छा ऊपर आ जाते थे। समीरा, आपने टेलीविज़न पर एंकरिंग करते करते जी अचानक सोशल मीडिया से जुड़ने की वजह क्या रही होगी? एंकर तो मैं थी ही और सब मुझे पहचानते भी थे। सोशल मीडिया से जुड़ने की एक वजह ये थी कि जब मैं वीडियोस देखती थी, दूसरे लोग के एक्ट देखती थी, मुझे अंदर से ख्वाहिश पैदा होती थी कि मैं भी इनकी तरह काम करूं, मैं भी इनकी तरह सोशल मीडिया पे फेमस हूं। तो ख्वाहिश धीरे धीरे बढ़ते गई, बस उसके बाद मैं सोशल मीडिया से जुड़ गई। आजकल आप भी जानते हैं कि पैसा बहुत चल रहा है, पैसों से ही रिश्ते हैं, पैसों से ही इज्जत है, पैसों से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। बिना, अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो उसे हम पूछेंगे भी नहीं, उसे देखेंगे भी नहीं। लेकिन अब आजकल दुनिया जैसे चल रही है, हमें भी वैसे ही चलना चाहिए। समाज जैसा सोचता है, हमें भी वैसे ही सोचना चाहिए। अगर हम अलग सोचते हैं, समाज अलग सोचता है, तो समाज हमें निकाल के फेंक देगा ना फिर। अच्छा। नबील, इतनी मेहनत करते हैं आप लोग एक वीडियो की तैयारी में, कभी कभी वीडियोस को ऑडियंस पसंद ना करे तो आपको कितनी मायूसी होती है? मायूसी तो बिल्कुल होती भाई। अब आप देखो, फुल पेट भर के खा लेके बैठ के देख रहे हैं हमारे वीडियो, तो जब आप खुशी से देख रहे हो तो खुशी से दिखता है भाई वीडियो। अब अगर आप खाना नहीं खा के हमारा वीडियो लगा लेके देखे समझो, तो एक तरफ तो आपके पेट में गड़बड़ होते रहती, हमारा वीडियो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता। तो इसलिए खा पी के मस्त खुश बैठ के हमारे वीडियो देखे तो अच्छे दिखते। तो यूट्यूब वीडियो में तो बहुत मेहनत लगती है। पहले स्क्रिप्ट राइटिंग करते, उसके बाद में वीडियो शूट करते, एडिट करते, थंबनेल वर्क, मतलब बहुत सारा एक प्रोफेशनल काम 2-3 दिन का जो होता है वो अपन करके डालते। और एक बात आपको ये जहन में रखना कि हर हफ्ते आप कंटेंट बनाओ, हर संडे, एंड वो कंटेंट आपके जो पीछे वाला संडे है उससे ज़रा भी रिलेट नहीं करना। मतलब हम लोग के नियरली अभी 230 वीडियो हैं। 230 वीडियो से अब आने वाला जो वीडियो है बिल्कुल मैच नहीं होना, डायलॉग नहीं मैच होना, कोई भी सीन सिमिलर नहीं दिखना, तभी जाके पब्लिक को अच्छा दिखता। तो वो भी एक रिस्क है कि पहले के वीडियो के जैसा ये वीडियो नहीं दिखना, नया दिखना, फिर हंसी मजाक भी रहना उसमें ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम लोग हमारी बेस्ट देके ट्राई करते कि कुछ नया बनाए, कुछ नए तरीके में बनाए, और इंशाल्लाह बनाएंगे, बनाते ही रहेंगे, पसंद आया भी हो ना भी हो। तो वी लव मेकिंग, हम लोग करते रहते पर। आपके दादा हजरत जो कलाम गाया है
जो हर खुशी के मौके पर इस कलाम को बहुत ज़्यादा हर कव्वाल हजरात पेश करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो कलाम ज़रूर सुनाएं। तस्वीर मुस्तफा की तनवीर मुर्तजा की तनवीर मुर्तजा की तस्वीर मुस्तफा की तनवीर मुर्तजा की तनवीर मुर्तजा की सर पर खुदा का साया 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 हरियाला बनाया राजुलाला बनाया आया बनाया हरियाला बनाया राजुलाला बुक्का नवाब के नाम से आपने आगाज़ किया अपने पेज का, या फिर यूँ सोचिए कि भाई आप इंस्टाग्राम पर बुक्का नवाब। तो ये मुझे बताइए खुर्शीद के आपने ये जो नाम सोचा है वो कहाँ पर दिखा, या फिर क्या सोच के आपने ये नाम रखा? देखिए, हर शायर जो होता उन्हें चाहता कि अपनी शायरी याद रखना, जो भी उसकी ऑडियंस रहती। ओके। सिंगर भी क्या है, अपना जो सॉन्ग रहता उसकी ऑडियंस याद रखना बोले। वैसे एक कंटेंट क्रिएटर जो अपना नाम बनाना चाह रहा, ऐसा नाम रखता कि उसका नाम याद रखा जाना चाहिए। एक इंडिविजुअलिटी का फैक्टर रहता, समझिए। अब आज की तारीख में, क्योंकि हम तो शुरू बहुत पहले करे थे, ये 6-7 साल पहले से शुरू करके फूड ब्लॉगिंग जिसको बोलते हैं आप, वो कर रहे थे। आज की तारीख में कम से कम एक 500 फूड ब्लॉगर्स आ गए। काफ़ी लोग क्या है अपने अपने नाम ऐसे रखे हुए हैं, चाहे वो एक्सप्लोर हो, चाहे वो हैदराबाद रहो, लेकिन वो मिक्स हो जाता है। आपको मेरा नाम याद रह जाता, बुक्का नवाब। मेन रीजन क्या है, ये इसको कॉन्ट्रडिक्शन बोलते हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, एक नवाब कैसा भुक्के रह सकते, ये सवाल है, पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि नवाबिज क्या है, कई लोगों को क्या है, गरीबों से लेके अमीरों को तक खिलाते सवाल है। अल्हम्दुलिल्लाह। दक्कनी उर्दू है, कई को हवरे तू ऐसे इसमें रहती। तो मैं बोला देखो, हैदराबाद की हद तक अगर अपन दो चीज़ों को जोड़ सकते, एक है खाना। अब मैं खाने के लिए क्या हूँ, भूखा हूँ। अच्छा। उसके साथ साथ अपने पास निज़ाम सरकार, क्योंकि डायरेक्ट अपन इज्जत देने के लिए अपन उनका नाम नहीं जोड़ना चाह रहे थे, और अपन है नहीं, तो इसीलिए नवाब एक जो कि जनरल टर्म है, नोबेल को बोलते, तो वो दोनों को मैं जोड़ के भुक्के रखेंगे थोड़ी बोल के था, लेकिन फिर बोला दक्कनी है ना यार, वो लोग रिलेट कर सकते बोल के भुक्का नवाब। तो हैदराबादी पना डालते हुए अपन अपना नाम का आगाज करे ऐसी। अच्छा। रात के सन्नाटे में आंखों में लेके नींद, डरो रहा था जरा पीछे से कहीं गाड़ी उड़ा देंगे बोल के, आंखों में लेके नींद, पेट में लेके भूख, सुबह के 5 बजे में आया मैं आपको ऐसा लजीज अरेबियन ब्रेकफास्ट खिलाने। तो ये बताइए खुर्शीद के ये नाम के असर से आपके फॉलोअर्स में भी इजाफा हुआ होगा, और फिर लोग जिस तरह आपने बताया कि अट्रैक्टिव नाम था, जिसकी वजह से भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं, या फिर इसका माइनस भी हुआ है आपको? कहावत है कि नाम में रखा क्या है, काम में है। जी। तो बेशक काफ़ी लोग हैं, जब मेरे को जो बुजुर्ग या थोड़े एल्डरली जिसको बोलते हैं आप, उन्होंने मिलते थे तो उन लोग क्या है मुस्कुरा लेते थे, अरे ये क्या नाम रख लिए, क्योंकि उनको समझ में आता था। बट आजकल की जनरेशन को क्या है, उतना फ़र्क नहीं पड़ता ये चीज़ों से। जी। तो इसीलिए क्या है, नाम तो था, यूनिक था, लोग रिकग्निशन जो याद रख लेता है एक इंसान अपने दिमाग में, वो कॉमन बहुत आसानी से हो गया, क्योंकि बुक्का नवाब वेरी यूनिक नेम। लेकिन रही बात फ़ायदे ना फ़ायदे की, कुछ ऐसा दिख के तो नहीं आया मेरे को कि भाई किसी से फ़ायदा हुआ है, किसी से नुकसान हुआ। बल्कि जो भी आर्टिस्ट होता है, जिसका अपना एक नाम हो जाता है, एक मुकाम हासिल हो जाता है, उसके बावजूद वो पीछे की तरफ
मुड़ के नहीं देखता, जी बल्कि आपने ऑलरेडी थिएटर से अपनी सफ़र का आगाज़ किया था और फिर यूट्यूब के ज़रिए काफ़ी शोहरत पाई और काफ़ी नाम आपको मिला। उसके बावजूद भी आपने थिएटर की जो ठानी है और ख़ुद का प्रोडक्शन हाउस जो कायम किया है, वो हमारी समझ में नहीं आ रहा, बल्कि ऑडियंस को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पा रहे कि ये क्यों पीछे जाना, पर सर मैं पीछे नहीं जा रही हूँ। मैंने हमेशा थिएटर को और यूट्यूब को और बाकी सारी एक्टिंग की मेरी जितनी भी तरीके का फॉर्म है, ये परफॉर्मिंग का जितना भी फॉर्म है, सबको साथ में लेके ही मैं आगे चली हूँ। बट सैड बात ये है कि ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि थिएटर क्या होता है, इसलिए लोगों को लग रहा है कि मैं यूट्यूब करके फिर छोड़ के किसी थिएटर पकड़ रही, ऐसा नहीं है। मैं ना कुछ छोड़ूंगी, मैं ना यूट्यूब छोड़ूंगी, ना मैं गोल्डन हैदराबादी छोड़ूंगी, ना मैं एक्टिंग करना छोड़ूंगी। मैं सब करूंगी और सब साथ में करूंगी। आई थिंक हम सब कर सकते हैं। तो मैं हमेशा से एक थिएटर आर्टिस्ट रही हूँ। मैंने स्टार्ट वहाँ से किया है। 7 साल हो गए मुझे एज एन थिएटर आर्टिस्ट। मैंने बहुत परफॉर्म किया है, बहुत सारे इंडिया के बहुत अलग अलग शहर में जाके परफॉर्म किया है। तो मुझे इस पॉइंट पे लगता है कि मेरे पास जो चीज़ें चाहिए एक प्रोडक्शन हाउस खोलने के लिए, वो सारी चीज़ें हैं। एक्सपीरियंस है, सही आर्टिस्ट है, वो लोग हैं, और बहुत सारे अमेजिंग लोग हैं जो लोग मुझे कहीं ना कहीं से हेल्प कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी टीम खड़ी हो गई है हमारी। तो आई थिंक मेरे पास इस पॉइंट पे वो सारी चीज़ें हैं जिसको मैं अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोलने में हिम्मत मिलेगी मुझे। तो बस इसीलिए थिएटर चालू किया है, क्योंकि अभी मैं चाहती हूँ कि इट्स हाई टाइम कि हैदराबाद में पता लगे कि कितना अच्छा थिएटर होता है। और जितनी भी मेरी आवाम है, हैदराबाद की आवाम है, जिन्हें नहीं पता है या जिन्हें पता है, वो आए और थिएटर को, कम्युनिटी को सपोर्ट करें। एक बात है सुनील पाल साहब, आपने टीवी के लिए तो काफ़ी काम किया और आज भी काम कर रहे हैं, लेकिन हम जो देखते हैं आपने फिल्मों की तरफ भी छलांग लगाया, क्योंकि जो आर्टिस्ट का जो एम होता है वो सिल्वर स्क्रीन, लेकिन सिल्वर स्क्रीन पर वो सक्सेस आपको नहीं मिल पाया। इसका रीज़न आप क्या समझते हैं? क्या टीवी के लोगों को वो कामयाबी नहीं मिल पाती? शुरू में हमें बहुत सारी फिल्में मिल रही थी, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में मिल रही थी, जिसमें राकेश रोशन का नाम भी है, सुभाष घई की बैनर की अभी फिल्म का नाम है, फिरोज़ नाडियाडवाला, साजिद नाडियाडवाला, लेकिन उनकी डेट्स हमारे शो से बहुत क्लैश होती थी। अच्छा, मान लीजिए मैंने आज हैदराबाद में आपका शो ले लिया जी, और कल उनकी शूटिंग का डेट दे दिया मैंने, ठीक है। अब उनका क्या होता था, अरे कल नहीं आज ही करना है, वो एक्चुअली फला की डेट आज मिल रही है, आज तो मैं अपना शो तो नहीं छोड़ सकता। उनको मैं जब डेट दे दी, वो आगे पीछे कर देते डेट, अरे अक्षय की डेट मिल गई, फला की डेट मिल गई, अब तुमको तो आना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई मैं तो ऑलरेडी शो लेके, तो उनको हमारे इस प्रोफेशन का पता नहीं कि हमारे ये प्रोफेशन कितना हमारे लिए ज़रूरी है, हमारी रोज़ी रोटी है, आपके लिए तो हम आ रहे हैं, लेकिन वो तो ऐसी बहुत सारी बातें होती थी। इस वजह से फिर वो धीरे धीरे मामला कम होता चला गया। दूसरी बात ये कि सबसे पहले मुझे प्यार है स्टैंड अप कॉमेडी से। अच्छा, क्योंकि मैं लाफ्टर में आने से पहले भी स्टैंड अप कॉमेडियन था, कोई एक्टर या थिएटर आर्टिस्ट नहीं था, स्टैंड अप कॉमेडी। उसके पहले धमाल नंबर में डीडी मीटर मेरा आता था, धमाल नंबर 1, वो भी स्टेज पर भी मैंने आमिर खान के साथ में लगान का वर्ल्ड टूर किया था, लाफ्टर से पहले ही। सोनू निगम के साथ में वर्ल्ड टूर किया, 3 वर्ल्ड टूर कर चुका हूँ मैं। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान के साथ में देश और दुनिया घूम चुका हूँ मैं। शाहरुख खान मुझे स्टेज पे मेरी एंकरिंग करते थे, मुझे बुलाते थे, है ना, उनके साथ मतलब काफ़ी समय गुजरा हमारा। मोरानी जी कुमार करते थे, सोनू निगम जी मुझे लेकर गए थे, निगम परिवार का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। तो ये सब वजह से मेरा स्टैंड अप में रुझान हमेशा से रहा, और वो मुझे मेरा प्रिय काम रहा, हंसाना लोगों को, स्टेज पे लाइव करना, कहीं भी जाकर लाइव कर मज़ा आता। तो उस वजह से मैंने उस पर तवज्जो ज़्यादा नहीं दिया, तो थोड़ा कम ज़्यादा काम चलता है। आज भी मेरी बहुत सारी फिल्में बनकर तैयार है, 25-30 तो रिलीज़ है, प्रोग्राम भी बहुत कर चुका हूँ, OTT भी बहुत कुछ कर चुका हूँ। लेकिन मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, भाई एक तो मेरा डेट संभाल लो, और एक तो क्या आपकी गाली गलौज वाला मैं मामला करूँगा नहीं, क्योंकि ऑडियंस मुझे फैमिली ऑडियंस चाहती है। तो उस वजह से काम बहुत कम ज़्यादा होते रहता है। लेकिन आई एम हैप्पी, ये मेरा स्टैंड अप कॉमेडी के साथ मैं हैप्पी हूँ। मेरा दोस्त जो केबी जानी, आप देखिए इनकी शक्ल आशुतोष राणा से कितनी मिलती जुलती है। कोई और आइटम आपसे सुना जाए जो आपका बहुत ज़्यादा पॉपुलर आइटम है, हमारे ऑडियंस जो सुनना। हैदराबाद का एक आदमी रो रहा है, दाता से बहुत परेशान हूँ, हाओ अरे हाओ, दाता से बहुत परेशान हूँ भाई। मगर दाता जैसे रखे
रहना चाहिए, उनसे परेशानी। अरे उन्हों दाता नहीं, ये दाता से भाई, कल से दाता दुख रहे। अच्छा तरक्की के लिए रोड़ा चाहिए, मैं कहा रोड़ा नहीं चाहिए, रोड़ा फिर तरक्की तो फिर क्या फायदा। अरे रोड़ा रास्ते भाई, नितिन गडकरी को बोलो रोड़ा बना, रोड़ा करो रोड़ा, तरक्की के लिए रोड़ा लाओ। तो ये हमारे हैदराबाद के जो सारे सितारे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे एन.टी. रामाराव जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, इतने प्यारे कि उनका कोई एंटी नहीं था, वो खुद ही अपने एन.टी. रामाराव थे, खुद ही एंटी थे। और मैं समझता हूँ कि दुआओं से भरे हैं कलाकार, जैसे कोई भी कलाकार को देख के दिल से दुआ निकलती, चिरंजीवी भव, विजयी भव, या यश की प्राप्ति हो। हाँ शारन जी, आप एंकरिंग करते करते अचानक डीजे बनने का ख्याल कैसे आया? और एंकरिंग एक अलग चीज़ होती है और डीजे बिल्कुल डिफरेंट, ये दोनों को किस तरह से आप मुख्तलिफ देखती हैं? यस, तो मैं एंट्री ले चुकी हूँ ये फील्ड में एज अ मॉडल, रैम्प मॉडल, एंड देन एंकरिंग की ओर मेरा इंटरेस्ट गया। एंड जैसे मैं एंकरिंग कर रही थी, आई सॉ डीजे इज़ ऑलवेज देयर। एक शो में डीजे भी होता है, एंकर भी होते हैं, ऑडियंस एंड इवेंट मैनेजर होते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट डीजे की ओर भी गया कि उनका काम कैसा है, एंड वो ऑपरेट कैसे करते हैं मशीन्स पे, एंड एक पैशन रहा है म्यूज़िक को लेकर। तो आई फेल्ट कि लेट मी जस्ट ट्राई इट। एंड जब थोड़े डीजेस हैं जैसे डीजे पीयूष, डीजे अमित सांघी, उन्होंने मुझे हेल्प किया अंडरस्टैंड करने में कि आप कैसे म्यूज़िक आपको बजाना है ये पायनियर मिक्सर प्लेयर्स में। एंड तब आई स्टार्टेड डीजेइंग, और मुझे तब पता चला कि डीजेइंग इज़ एनी डे, इट इज़ अ वेरी बहुत ही एंटरटेनमेंट वाला जॉब होता है, एंड रिलैक्सिंग जॉब है, उतना कुछ टेंशन नहीं है वो फील्ड में। जिस तरह से आप यहाँ पर सीरियसनेस है एंकरिंग में, वैसे यहाँ पर एंटरटेनमेंट है, लेकिन प्लस आपको वो मशीन्स जो इस पे आप ऑपरेट करते हैं उसका नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है। आप यूं ही आकर प्रेस प्ले बोलकर आप नहीं दबा सकते। आपको बीपीएम्स, हर गाने के बीपीएम्स क्या होते हैं और कैसे तरह के गाने बजानी चाहिए, कौन से जगह पे, जैसे वेडिंग्स में अलग होते हैं, कॉर्पोरेट इवेंट्स में अलग गाने होते हैं, एंड तो ये सब का नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये करते करते फिर मुझे ये भी मालूम पड़ा कि डीजिंग, एक डीजे को एंकर से ज़्यादा पेमेंट मिलता है। सो देन विद पैशन, अलॉन्ग विद पैशन, आई वांटेड टू वर्क स्मार्ट, क्योंकि जब मैं यहाँ पर 3 घंटे का जो वो इवेंट होता है, 3 घंटे में आई एम मेकिंग डबल द अमाउंट व्हेन दैट इज़ कंपेयर्ड टू एन एंकर। सो आई वांटेड टू वर्क स्मार्टली। नेमत, अभी परेशान अन्ना का जो आप कैरेक्टर निभाते हैं, उससे एक बात मुझे याद आई कि पहले तो आपने प्लेबैक किया, उसके लिए बिल्कुल आवाज़ डिफरेंट थी। अभी परेशान अन्ना में उसमें भी बिल्कुल डिफरेंट वे में आप आवाज़ निकालते हैं। इससे अंदाज़ा ये होता है कि आप बहुत अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट भी रहे होंगे। बहुत सही फरमाया आपने, क्योंकि जो सीनियर्स एक्टर है बॉलीवुड्स के, जी, सुनील शेट्टी लाइक, सनी देओल, वैसे लोगों की आवाज़ें कभी कभी निकाल लेता हूँ। अच्छा तो मैं चाहता हूँ कि इस शो में आप वो आवाज़ें ज़रूर सुनाइए। सुनील शेट्टी की आवाज़ निकालता हूँ। जी। अंजलि, तुम मुझे भूल जाओ, ये हो नहीं सकता। मैं तुझे मुझे तुझे, माँ मुझे शक्ति दे। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अंजलि, अन्ना। अच्छा। तो और एक है सनी देओल जी। बाबूजी, ये 2 किलो का हाथ हो गया ना, अभी पहले 2.5 किलो का होया करता था। अच्छा। 2.5 किलो बोलने से अब सिर्फ 2 किलो का रह गया है। अब मैं सलमान के जिम में जाऊंगा और 2.5 किलो का हाथ बनाऊंगा। बाबूजी, आप सलमान से बात करो ना। मेरी बात नहीं होती है बाबूजी, आजकल ना मेरी बात नहीं होती है। मैं जहाँ रहूं, मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। किसी से कहूँ कि नहीं कहूँ, ये जो दिल की बात
जो शुरुआत हुई वो किस तरह हमें बताइए, हैदराबादी सुपरस्टार्स? वो शुरुआत मतलब एक्टिंग की शुरुआत मेरे को कहाँ से हुई मालूम है, वो जब देखे अरुण महाशेट्टी उसमें बिग बॉस में गया था, अच्छा तब मेरे को शौक चढ़ा था कि मैं भी उसकी तरह एक्टिंग करूं। अच्छा। तो मैं पहले पापा को बोला कि लिप सिंकिंग करेंगे, वो बोले लिप सिंकिंग नको एक्टिंग करो। अच्छा। एक्टिंग करो बोले तो फिर एक वीडियो डाले थे उर्दू का। अच्छा। मेरे को उर्दू नहीं आती, इनको बहुत अच्छी आती थी। अच्छा। तो वो बना दिए। फिर उसके बाद फिर होते 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 एक वीडियो डाले, अंबानी की शादी जब हुई थी ना, हाँ तब हम लोग का वीडियो डाले, तो उसका क्या वायरल हो गई, वो एकदम से क्लिक हो गई वो। अच्छा। हाँ, तो उससे हम लोग फिर ऐसे ही करते जाए, डालते गए वीडियो, डालते गए, फिर आ गए यहाँ तक। अरे वाह वाह, बहुत दूर तक आ गए आप लोग। हाँ जी जी, और उससे वो एक्टिंग भी वो हो गई मेरी, अच्छी हो गई दोनों अच्छा, की भी। दोनों की भी? हाँ, दोनों की भी एक्टिंग। तो सबसे ज्यादा वीडियो कौन सा वायरल रहा आप लोगों का? सबसे ज्यादा मतलब अभी हाँ। सबसे ज्यादा बोले तो अंडा रोटी का है। अच्छा। हाँ। उसके अंदर मैं अम्मी से पूछता अंडा रोटी बनाया, डेली अंडा रोटी बनाते रहते, ऐसा बोलते हो अजी अम्मी आज नाश्ते में क्या बनाया, उन लोग बोलते हैं अंडा रोटी। मैं बोलता हूँ क्या जी अम्मी हर रोज वेज बनाते हैं, अंडा रोटी कुछ तो भी स्पेशल बना बोले तो पापा बोलते मेरा भेजा खाता। मैं बोलता अम्मी डेली खा रहे सो बस नहीं है जो मेरे को खाओ बोल रहे। फिर सीधा एक तकिया आता मेरे मुंह पे पड़ता। हाँ। फिर मैं यूँ जाके सीधा बोल देते मैं खा लेता अंडा रोटी, बोले तो मैं भी चले जाता हूँ। अम्मी अजी अम्मी क्या आज नाश्ते में क्या बना है? अंडा रोटी। तो आज अम्मू हर रोज वही बना रहे, अंडा रोटी कुछ तो भी स्पेशल बनाओ। मेरा भेजा खाता। अम्मी डेली खा रहे से बस नहीं है जो मेरे को खाओ बोल रहे। अभी हमें ये ज़रूर बताएं कि लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को इस इंडस्ट्री में पैर जमाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बावजूद भी उनको वो मुकाम नहीं मिल पाता। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये तो आपने सही बोला है। मैंने भी देखा है कि लड़कियों को एटलीस्ट वो अगर खूबसूरत है और अगर टैलेंटेड है और टैलेंटेड ना भी है मगर जिसकी हाइट, पर्सनालिटी और कॉम्प्लेक्शन वगैरह फेयर एंड ऑल है तो उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। ऐसे बहुत लोग हैं इंडस्ट्री में जिनको अभी भी एक्टिंग नहीं आती बट दे आर वेरी पॉपुलर एक्ट्रेस। सो बहुत बुरा लगता है क्योंकि लड़कों को बहुत मेहनत करना पड़ता है एंड कुछ लड़कों को तो लिटरली पैसा लगाना पड़ता है, प्रोड्यूस करना पड़ता है खुद का मूवी, खुद का टैलेंट दिखाने के लिए, तभी भी जाकर ऑफर्स नहीं आते हैं उनको। तो बहुत मुझे लगता है मतलब बहुत बेचारे लगते हैं लड़के जो इतना मेहनत करने पर भी उनको अपॉर्चुनिटी ईजिली मिलती नहीं है। सो इट्स वेरी अनफेयर आई फील अबाउट देम। नहीं, लेकिन एक चीज़ मुझे जहन में आती है कि वो है सोशल प्लेटफॉर्म्स, OTT हो गया। हाँ। जिसमें सीरीज बन रहे हैं। हाँ। उसमें शायद हो सकता है ऐसे लोगों को काम मिल जाए। आप क्या समझती हैं? हाँ, वही हो रहा है आजकल। कुछ प्लेटफॉर्म्स आए हैं जैसे कुकू टीवी आया है, तो ऐसे कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स आए हैं जिसमें थोड़ा बहुत अपॉर्चुनिटी मिल जा रहा है, जो नए लोगों को भी, लड़कों को भी टैलेंट के बेसिस पे देखकर अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, तो वो तो हो रहा है। लेकिन प्रीति, एक चीज़ मेरे जहन में आती है कि भाई जो भी लड़का हो या लड़की, एक आप सीज़न कर लेते हैं यानी एक सीरीज़ कंप्लीट कर लेते हैं, सेकंड सीज़न का कोई भरोसा नहीं होता, फिर नया टैलेंट उभर के आता है, फिर इसका नाम ख़त्म हो जाता है। हाँ। ऐसे में आप अपने नाम को किस तरह बरकरार रख सकते हैं कि फिर अपने आप को किस तरीके से इस इंडस्ट्री में अपने आप को मनवा सकते हैं, उस बारे में ज़रूर बताएं। मुझे लगता है कि हमको टाइम पर अपडेटेड और अपग्रेडेड होना ज़रूरी होता है। कि अभी एक लुक में आए हैं, सपोज मेरी बात मान लो, लड़की या लड़का दोनों की बात, आज मैं इस लुक में दिख रही हूँ और इसमें मेरा समझो कि काम ख़त्म हो गया मेरा भी अगर मान लो अगर 3-4 साल बाद मेरा नहीं है तो आई थिंक आई शुड कम इन अ डिफरेंट लुक अगेन। लुक्स चेंज कर सकते हो या फिर कुछ एक कैरेक्टर चेंज कर सकते हो, तो हार नहीं मानना चाहिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए कि प्रेजेंट ट्रेंड क्या चाहती है, किस तरह का, मतलब मे बी आपको थोड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए, थोड़ा वर्कआउट कर लिया, थोड़ा सा बॉडी मेंटेन कर लिया, थोड़ा डाइट मेंटेन कर लिया। सो अपने आप को चेंज करके वापस आना चाहिए मुझे लगता है। और आर्टिस्ट की खासियत तो यही है ना कि एक ही तरह का रहने से तो नहीं होगा, वी हैव टू कीप चेंजिंग आवरसेल्फ ताकि हम वापस आगे बढ़ते रहें। तो ये चीज़
आई मीन करना चाहिए हमको, अपग्रेडेड होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। नहीं एक्चुअली देखिए फरदीन, आपका नाम तो फरदीन है, मोहम्मद फरदीन, लेकिन धारकारी के नाम से आप जाने जा रहे हैं। एग्जैक्टली। और धारकारी के माने आप जानते हैं या नहीं? धारकारी के माने बोले तो लाइक मेरे को जो आइडिया है ये चीज़ में, पहले मैं क्रिकेट फील्ड का था तो क्या सुनने में आता था बोले तो बड़े बड़े धारू प्लेयर आने वाले हैं, वो बोले तो लाइक एक्सपर्ट जो बड़े हैं, जो चीज़ में जो क्या बोलते हैं माहिर है, उन लोगों को धारकारी बोला जाता। तो वही हिसाब में रखा मैं ये चीज़, दखनी स्टाइल, दखनी स्टाइल, धारकारी। धारकारी तो आप ये चीज़ में मैं माहिर, लाइक मैं तोप हूँ वो हिसाब का। यानी मतलब आप रैप की दुनिया में धारकारी हैं? धारकारी हूँ, रैप की दुनिया का धारकारी हूँ। एग्जैक्टली। अच्छा, तो यही वजह है कि आपने धारकारी अपने पेज का नाम रख लिया जी। उसके बाद फिर व्यूज भी बढ़ गए और फिर देखने वाले भी बहुत ज्यादा, आपके फैंस फॉलोइंग में बहुत इजाफा हुआ। क्रेजी, हाउ एग्जैक्टली। अच्छा, जो गाना था शुरुआत में वो क्या था, उस बारे में जरूर बताएं। वो गाना साउंड कैसा करता था बोले तो गा के सुनाऊं मैं? हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा। वो गाना साउंड कैसा करता था बोले तो हुक, हैदराबादी है बड़ी बात नहीं करते हम, जो करा बड़ी बात कर देते दफन। हैदराबादी है बड़ी बात नहीं करते हम, जो करा बड़ी बात कर देते दफन। ऐसा हुक लाइन ऐसी थी वो गाने। ओके राइट, तो वहां से शुरुआत हुई। जी। फतर नाम पे आने से पहले ले लेना जानकारी, डीएम पे डीएम इंस्टा में पट्टी जानकारी। अरे तुरे नहीं चलता, इज्जत से बात करना, हैदराबाद है ये, यहाँ पे हर एक जना धारकारी। केस नंबर 15 जी, जो आपकी टॉलीवुड की मूवी थी, वो किस तरह आपको ऑफर हुई? फिर आपने तो खैर आप बता दिया कि बॉलीवुड में एंट्री किस तरह होती है, या फिर वो जो आपको मिली है वो किस तरह? फिर एक तो आप मुंबई से हैं, राइट, फिर ये है तेलुगु नगरी, यानी आपको तेलुगु आना भी मस्ट है। तो वो किस तरीके से आपने मैनेज किया, उस बारे में बताएं। बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि हिंदी से आके डायरेक्टली तेलुगु बोलना वो मेरे लिए आसान नहीं था। पहले दिन स्क्रिप्ट दी गई तो मैं तो हिल गई थी, मैंने कहा नहीं ये तो मैं नहीं कर पाऊंगी, एक लाइन भी मुझसे बोली नहीं जा रही थी। अच्छा। क्योंकि केस नंबर 15 के पहले मैंने जग में माया भी की थी। अच्छा। हाँ, और जग में माया से मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने मुझे बच्चों के कैसे ऐसे बिठा के टिंग्लिश बोलते हैं जिसको लैंग्वेज में सिखाया कि ऐसे तेलुगु बोलते हैं, ऐसे टूटे टूटे फूटे तरीके से मुझे ऐसे ABCD ऐसे सीखते हैं। अच्छा, ओके। उस हिसाब से मुझे सिखाया गया कि देखो ऐसे तेलुगु बोलते हैं। फिर एक तेलुगु ट्यूटर रखा गया। अच्छा। जैसे आपको सिखाते हैं, तो वो लोग मेरे साथ हुआ करते थे और उनके साथ मैंने कड़ी मेहनत से 1 महीने में थोड़ा बहुत तेलुगु हाँ ना बोलना या जो भी है, यस नो बोलना या अंतर की नमस्कारम बोलना। अच्छा। या फिर एलाओ नारू बोलना ये सब मैंने सीख लिया उनसे। अच्छा। तो वैसे करते 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 मैं थोड़ा सा सीखने लगी तेलुगु। నీ పేరు ఏంటి? ఆనంద్. ఓకే, కొత్తగా దిగారా? అవునండి. కొత్తగా పెళ్ళి అయిందా? डायरेक्टर कहते चिल्लाते थे, कहते हैं तेलुगु में बात करो। तुम्हें अगर तेलुगु सीखनी है, तुम्हें तेलुगु में टूटी फूटी ही सही तुम्हें बात करनी पड़ेगी। अगर तुम नहीं बोल पाओगे तो तुम डायलॉग कैसे बोल पाओगे? काफ़ी बार लोगों ने मजाक भी उड़ाया मेरे तेलुगु का क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था। सही है। मुझे बोलने नहीं आता था, वो मेरी मदर टंग तो है नहीं, मेरी मदर टंग इज़ हिंदी, तो वो मैं कैसे बोल पाती। तो इस हिसाब से फिर मैंने सेट पे काफ़ी कुछ लर्न किया और फिर सीख ली पूरी तेलुगु लाइक। तो मैं कीन ऑब्जर्वेशन करता हूँ, ज़्यादा बात करने वाली औरत किसी महफिल में खामोश बैठी रही तो दूसरे औरतों को परेशानी बढ़ जाती। आई आप बुतुला बहुत खामोश बैठे, क्या तो भी हुआ? आई तू पूछ, आई तू पूछ। एक औरत हिम्मत कर, आदाब आपा, आदाब। आई कोलसा के जैसा मुंह जला लगो बैठे, क्या तकलीफ है? मेरे दिल की तकलीफ, मेरे आई दिल की तकलीफ बोले तो बोझा हल्का होता, गम बात को खाने का जमाना है। क्या तकलीफ है? क्या बोलूँ आपा, मेरे मर्द को बुरी आदत पड़ गई। हाय कौन सी आदत? बहुत बुरी आदत पड़ गई। हाय घोड़ो आदत बढ़ते जाएंगी, जल्दी बोलो। हाय क्या बोलो आपा, हमारे मर्द क्या करे मालूम, मेरी बहन करीमनगर से मिलने के वास्ते आई। मेरे मर्द क्या करे, शोले फिल्म के 2 पास ला के दिए। मेरे मर्द बोले तुम्हारी बहन करीमनगर से मिलने आई, जाके शोले फिल्म दिखाओ।
आपाश वाले देख ली, घर को आके पलट के देखे, देखी दिल के शोले। क्या बोलूं, हमारे घर में काम करने वाली कमलम्मा, उसको हमारे मर्द अच्छा बिठा को खा, हाँ घर की कमाने से तो फिर ही बात करके देख यूं बोल के बोल रही हूँ, शर्म आ रही। मैं तुम्हारे जगह पे लात मार के काम वाली को निकाल देती थी। अक्ल पे मट्टी है, पढ़ाओ। आज के ज़माने में काम वाली बड़ी मुश्किल के लिए। और एक बोली, आई आपा ये आदत तो कुछ नहीं है, मेरे मर्द में भी बुरी आदत थी। आई कौन सी आदत? बड़ी से बड़ी महफिल में लोग आ जाते, बिरयानी प्लेट में रख के मिर्ची का सालन दही की चटनी डाल के खाते। मेरे शोहर नहीं खाते, प्लेट जैसी कैसी रहती, शामियाना ला शामियाने लेके जाता, कुर्सियाँ ले कुर्सियाँ लेके, हमारे मर्द की प्लेट ऐसी रहती, नहीं खाते खाना। हाँ फिर क्या करते, नाखून हाथ अच्छे करते, आज हटाओ यार, नहीं हटाती हूँ। खाना जैसा कैसा रहता, नाखूना दांत से करता। दूसरी औरत बोली, आई मेरे मर्द भी नाखूना दांत से काटते थे, ये आदत छोड़ दिए। आपा बड़ी खुशी की बात है, कौन से डॉक्टर का इलाज करे? काय का डॉक्टर? मार के मर्द के दांत तोड़ दिए। तो सबसे ज़्यादा जो एपिसोड में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया, उस बारे में ज़रूर बताएं। वैसे तो मुझे पूरे सीज़न में बहुत मज़ा आया, लेकिन 2-3 मोमेंट्स मेरे साथ कुछ ऐसे हुए जो मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगी। अच्छा। एक फादर स्पेशल था उसमें। अच्छा। तो उस एपिसोड में मैंने दिलबरो सॉन्ग गाया था। अच्छा। जिसमें मेरे पापा भी इमोशनल हो गए थे, तो वो भी मोमेंट बहुत ही इमोशनल और ओवरवेलमिंग था मेरे लिए। लिटिल चैम्प के पिता गोविंद शर्मा जी, पिता ने कृष्ण की तरह सारथी बन के बेटी का साथ दिया और बेटी ने 11 साल की उम्र में महारथी का दर्जा हासिल किया। तो पहले हम सुनेंगे फादर्स स्पेशल जो एपिसोड था उसका दिलबरो। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना। खून खराबे के खानदान से हूँ, सर फिरे वाले जंबिया का दामाद हूँ। सुबह नाश्ते से लेकर डिनर तक खाली मेरे को खून ही खून होना। घर में 100 कत्ल करके गए तो अम्मा खाने को देते, बाबा खाली रात तमाम तलवारों को तेज करते रहते। मेरा नाम है अकबर बिन तबर, खुद डाले अच्छे अच्छों की खबर, 6 जख्मी और 5 मर्डर, फिर भी यार खान सियासत टीवी पे केबी जाने के साथ इधर। निज़ाम्स पीरियड से जी हैदराबाद मतलब दक्कन जब से था जी, तब से हमारी मतलब हमारी कम्युनिटी यहाँ पर है। हाँ बिल्कुल, कायस्थ क्योंकि फैमिली से मैं आप बिलोंग कायस्थ करती हूँ। घराने से हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कायस्थ जो घराना होता है वो उर्दू से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है। बहुत ही ज़्यादा, जी। बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैं कई बार स्टेज पे भी मैं बात जब कर रही थी तब भी ये बोल चुकी हूँ कि कायस्थ तो मतलब आधे मतलब मुस्लिम कल्चर जो होता है बहुत कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलता हमारे कल्चर में भी। तो जैसे दस्तरखान हमारे यहाँ भी बिछता था जी जी। और जो तालीम जो थी, स्कूलिंग जो थी हमारे फादर की भी और हमारे मामा या हमारे नाना, तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि उनका नाम तुलजा प्रसाद। अच्छा। आज भी वहाँ पर उनका नाम लिखा हुआ है, मैं जहाँ तक मेरे को याद है, मामा ये लोग जब बोलते हैं तो ये जो है बादशाह आशुर खाने के मुशर्रफ रह चुके। अच्छा। मुशर्रफ यानी हेड। नाना का नाम आप थोड़ा सा मेंशन कीजिए हमारे। तुलजा प्रसाद श्रीवास्तव। तुलजा प्रसाद श्रीवास्तव, और उनको उस टाइम पे यूमिया दिया जाता था। अच्छा, यूमिया। और मैं बहुत शान से फख्र से बोलती हूँ कि मैं हैदराबादी हूँ, क्योंकि हैदराबादी जो लैंग्वेज है बहुत ही खूबसूरत, उसमें एक अलग मिठास है। और उसमें जो आजकल जो फिल्म्स बनी है, नो डाउट कॉमेडी फिल्म्स तो है ही है, मतलब उसमें तंज है, उसमें मजाक है, उसमें नोक झोंक है, बहुत कुछ है जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप अगर किसी सामने वाले को गाली भी देना है तो आप गधे हैं तो आपके साथ मगर गधा तो बोल रहे हैं हम, मगर आप गधे। अरशद ये बताइए कि ये जो गाना अपन को बोलते मियाँ भाई, जो आप इस गीत के ज़रिए रातों रात स्टार बन गए, सेलिब्रिटी बन गए, क्या आपने कभी सोचा था कि ये गाना जैसे आएगा और इतना हिट होगा जो हर एक की ज़ुबान पे रहेगा? नहीं, इतना तो नहीं था। बस सॉन्ग जिस दिन डाला था मैं नवंबर 22 तारीख को जी, तो तब मैं बस इतना ही सोचा था ये गाने को सिर्फ अगर 1 महीने में 1 लाख भी व्यूज़ आ गए तो बहुत बड़ी बात है बोल के।
तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह शुक्र है, मेरे को दूसरे दिन 3 लाख व्यूज आ गए थे। अच्छा। तो एक महीने में मेरे को 1 करोड़ व्यूज आए थे। 1 लाख की उम्मीद रखा था, 1 करोड़ व्यूज आए थे अल्हम्दुलिल्लाह। इधर लौचा दो प्याली चाय, खानदानी दौलत दुबई में उड़ाए, बाहर निकले भाई की बुलेट पे, हम सबको बोलते मियां भाई, नवाबों की बस्ती शेरों का है ना का, कुतुबुल्लाह पर मेरा है इलाका, मल्लाक पे डोया तरना का, हर तरफ मियां भाई गड़ा का, ना हो या यादव भाई, सबको पिलाते हम ईरानी चाय, नहीं पीते जी हम शराब भाई, हानिकारक है इसलिए भाई, सुनो 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 मल्लेश भाई, सुबह सुबह होना नहारी भाई, पेट भर के डब्बे को निकले गुड़ गरम होना भाई, इसलिए पब्लिक बोलती हमको मियां 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 भाई, मियां 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 भाई, मियां 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 भाई, मियां 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 भाई, अपन को बोलते मियां भाई। ये बताइए हिना कि आप पर्सनल लाइफ में जी पकवान वगैरह के बारे में कुछ हाँ, मुझे जानती कुकिंग हैं आप? आती है। कुकिंग आती है आपको? बिल्कुल आती है कुकिंग। और मैं बिरयानी सबसे बहुत अच्छी चीज़ क्या बनवा लेते बिल्कुल, मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ। अच्छा, हैदराबादी बिरयानी। जी, हैदराबादी भी आती है। फिर मेरी मम्मी का जो गांव है पूर्णा, अच्छा, औरंगाबाद नांदेड़ साइड जो गांव आता है पूर्णा, मेरी मम्मी वहीं की है, मेरे पापा बॉम्बे से है। अच्छा। तो वहाँ की जो बिरयानी होती है थोड़ा बहुत उस टाइप में भी आ जाता है। अच्छा। बाकी खाना मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। यहाँ की सबसे स्पेशल जो चीज़ है जी, यहाँ की तहजीब है। क्या बात। इतनी प्यारी लैंग्वेज है। हाउ जी, कैकू जी, कहाँ जा रहे जी, हाँ, हाँ, आजी, ये सब जो लैंग्वेज है यहाँ पर की बहुत क्यूट है। कैकू, कैकू, मेकू, तुम्हाकू, आपको आपको तो नॉर्मल है, लेकिन तुम्हाकू, मेकू, तुम्हाकू, मेरे को, हाँ क्या कर रहे हैं भाई? हाँ बिल्कुल। हाँ, ये बात। कहाँ जा रहे भाई, कहाँ जा रहे? किराक हैदराबादी चैनल से दोनों में ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ? मेरे को या शहबाज खान को बोल रहे? जी जी, फ़ायदा तो दोनों को भी अल्हम्दुलिल्लाह। और रही बात किराक हैदराबादीज़ की, तो किराक हैदराबादीज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए थे हम लोग जिसमें मतलब जब यूट्यूब की एक नेक्स्ट लेवल चल रही थी, तो यूट्यूब जब नेक्स्ट लेवल था, हम लोग के सब्सक्राइबर्स बिल्कुल नहीं थे, 0 से स्टार्ट करे थे हम। अच्छा। तो जब दोनों हम लोग स्टार्ट करे थे तो पब्लिक बहुत ज़्यादा पसंद करने की वजह से, जब बहुत एक लेवल दोनों का ख़तरनाक चलता था, तो दोनों मतलब एक लेवल पे हम लोग प्रमोट हुए। लेकिन जब शहबाज भाई, मतलब मैं और शहबाज भाई जब अलग अलग कैरेक्टर स्टार्ट करना शुरू करे थे, तो वो टाइम पे शहबाज भाई को सपोर्टिव रोल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मैं हर रोल में भाई को सपोर्ट करते करते अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज खान तो एक ब्रांड बन गया अभी अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ में किराक हैदराबादी ब्रांड बन गया। लेकिन मैं एक प्राउड फील करता हूँ कि मैं एक बहुत ही अच्छा सपोर्टिव कैरेक्टर रहा हूँ हर बार, हर जगह, हर प्लेस पर। कुछ दक्कनी डायलॉग हो जाए। दक्कनी, देखिए दक्कनी लैंग्वेज मुझे बहुत पसंद है। मैंने आपको बताया ये लैंग्वेज जो दिलों को छूती है, दिलों पर राज करती है। मेरे को बहुत शौक है दक्कनी बोलने का, लेकिन क्या करे मियाँ, लाइक ये हैदराबादी लोग मुझे देते ही नहीं दक्कनी की स्क्रिप्ट। मुंबई से हूँ करके लोग मुझे मुंबई के ही डायलॉग्स देते, बट मैं गुजारिश, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मुझे दक्कनी का फ्लेवर दीजिए। आई वुड लव टू स्पीक दक्कनी। और अब तो मैं मेरे दोस्तों के मुँह से काफ़ी सुनती हूँ कि लाइक वो लोग मुझे अब बोलते कि यार तू पूरी हैदराबादी बन गई है, पूरी हैदराबादी लैंग्वेज में ही बात करती है। थोड़ा उसकी झलक बताइए ना। क्या दिख रहे मियाँ तुम, आखिरी चीख मार, अंगार जबरदस्त मौत डाल दे रहे जी। दिल कर रहा तुम्हारे को कफन में दफन कर देना। आग लगा दे रहे जी तुम। ऐसा होशियारियाँ कर रहे हैं। अच्छा, लाइट लियो जी, लाइट लियो, लाइट लियो। कॉमेडी का जो बहुत ऊंचा लेवल हो गया है, तो वो हिसाब से आप अपने आप को किस तरीके से कामयाब बनाने की कोशिश की? क्योंकि आपने तो एक ही वीडियो तैयार किया था, पर्टिकुलरली उसको आगे बढ़ाएंगे जी या कुछ करेंगे जी, वो कैसे ख्याल आया? हाँ, ये भी इसकी भी एक स्टोरी है। हम हैं एक्चुअल बॉर्न ब्रॉट अप सऊदीया के, जद्दा के। तो आप देखते कि एनआरआईज जो रहते हैं उनको एक्सपोजर मिलता है एक अलग कम्युनिटीज़ का जब बाहर रहते, और जब हैदराबाद आते हैं आपको आपके फुप्पू, खाला, ये एक बैठक अलग ही रहती है। ग़ीबतों की बैठक एक अलग रहती है, एक शादी का माहौल अलग रहता है। यूजुअली फंक्शंस में आते हैं यहाँ पे एनआरआईज। बिल्कुल। तो उस वक्त हम लोग नोटिस करते थे कुछ अलग अलग हर चीज़, मतलब एक वो रहता, कैरेक्टर रहता। अच्छा। ये हम लोग को इन्फ्लुएंस बहुत करता था कि अरे मस्करा दिखता था। तो एक तरह से यूजुअल डेली हैदराबादी लाइफ जो है उसको आप एक स्टोरी लाइन में ले रहे थे।
बीवी अपने शौहर को अगर यहाँ से कैसेट रिकॉर्ड करके भेजाएंगे तो किस तरह से वो अपने यानी अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। हाँ, इन्होंने बड़े अदब से सामने टेप रिकॉर्डर रखा, पल्लो ओढ़ लिए जी, बच्चों से बोले बेटे ज़रा बाहर जाओ, मैं ज़रूरी काम कर रही हूँ। बच्चे बाहर खेलने के लिए चले गए, कमरे का दरवाज़ा बंद किए। अब अपने शौहर से मुखातिब है कि किस तरह कैसेट रिकॉर्ड करके अपने शौहर के पास भेज रहे हैं जी। बड़े अदब से इन्होंने पल्लो ओढ़ लिया और टेप रिकॉर्डर को सलाम कर रहे हैं और रिकॉर्ड का बटन दबाए, टेप रिकॉर्डर को सलाम कर रहे हैं। सलाम अलैकुम, मैं हूँ, आपका ख़त मिला, बच्चे के अच्छे सब खैरियत से है, अल्लाह का एहसान है, अम्मा की तबीयत भी अच्छी है, बच्चे बराबर स्कूल को जा रहे हैं, अरबी पढ़ने भी जा रहे हैं, आप यहाँ की फ़िक्र मत करो, हर 8 दिन में फ़ोन करते रहो, कब आ रहे मालूम करो, जाके 2 साल हो गया, जल्दी आने की कोशिश करो, ऐसा 2-2 साल आप लोग हम बाहर रहे तो कैसा गुजरता होगा, हमारे दिल को मालूम है, आप लोगों का क्या है फॉरेन कंट्रीज़ में कैसा भी गुजार लेते होंगे, हमारा भी सोचना। आखिर कोई भी आने वाले रहे तो बच्चों के हाथ से कपड़े भिजाओ, मेरे हाथ से साड़ी भिजाओ, और मैं साड़ी मंगाई बोल के अम्मा को मालूम होने न को दो, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं घर में। पहले अम्मा लोगों ने सामने बोले थे फिर रहे मेरे बच्चे को खा जा रही, मेरे बच्चे को खा जा रही बोल के, इनका बच्चा 2 साल से मेरे को खारा सुनने बोल रहे हैं। मैं कितने खुद बोली तुम्हारे को कभी भी कोई भी चीज़ भिजाए तो निशानी डाल के भिजा बोल के, इससे पहले तुम्हारे बार्डर की साड़ी भिजाए, तुम्हारे अम्मी क्या करे, तुम्हारी बड़ी बहन को उठा के दे दिए, मेरा जान धस बोल कर दिया। मेरे अच्छे शौहर कहते हैं मेरा से एक लाल बार्डर की साड़ी भिजाओ। कहीं को बोलते हो यहाँ पर पूरे बार्डरों की साड़ियाँ चल रही। मैं वो टीवी में देखती हूँ ना कि उनके सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, वो हरामजादियाँ इतने अच्छे साड़ियाँ पहन के आते, मेरी पूरी नज़र लोगों के साड़ियों के ऊपर चढ़ी थी, वो उजाड़ सीरियल की बन जाती थी क्या थी। खैर तुम बाहर है, तुम्हारे पूरे बात बोल के कहीं को परेशान करना होते, मैंने बोल रही हूँ जी। कपड़े बोले तो याद आया, बच्चों के स्कूलों के ड्रेस वहाँ से भिजाओ, ये इंडिया के उजाड़ कपड़े जल्दी फट जाते, वहाँ के कपड़े ज़रा टिक के चलते। कलर अच्छी तरीके से याद रखो, ऊदे कलर का पैंट है, आसमानी कलर का शर्ट है। अच्छा। और ये स्कूल वालों को क्या हो गया मालूम नहीं, इतने बहुत से किताबें लिख रहे हैं, बच्चों को बस्ते उठाने नहीं आ रहा, बजाय बच्चे लंबे होने के उल्टा बुढ़े होते चले जा रहे हैं, झुक जा रहे हैं अलग। बच्चा क्या जी मम्मी बड़ा बस्ता दिलाओ, बड़ा बस्ता दिलाओ बोल रहा, उन्हें 5th में है, अब 6 में आए तो तुम बाहर से लासो सूटकेस देना पड़ेगा उसको, नहीं तो ऑटो ट्रॉली दिला देना बोल के सेंचुरी में। खैर तुम बाहर है, तुम्हारे पूरे बातें बोल के कहीं परेशान करना मैंने बोली अजी तुम वहाँ पर बराबर टाइम पे ड्यूटी पे जाया करो, टाइम पे सो जाया करो, यहाँ के ऐसा रातों में जगो न को, जब देखो झंडे के चबूतरे पे तुम पुराने बुड्ढों से बातें कर लेते बैठते थे रात भर, तो घर के बाहर इधर उधर बैठते थे, अब वो भी नहीं ये भी नहीं है। खैर तुम बाहर है, तुम्हारे पूरे बातें बोल के कहीं को परेशान करना बोल के मैंने बोल रही हूँ जी तुम्हारे फ़ोटो आए परसों वहाँ से, तो तुम लोग वहाँ पर फ़ोटो उतरने का ऐसे कार मिलते क्या? तुम जब देखो कार के पास खड़े के फ़ोटो लेते, नहीं तो कार के सामने खड़े के फ़ोटो लेते। वो लाल कलर की कार अपनी है तो लालो चलाने का से काम आता है, यहाँ पर अपनी है तो कोई बात नहीं। खैर तुम बाहर है, तुम्हारे पूरे बात बोल के कहीं को परेशान करना हो कहने बोल रही हूँ अजी। फ़ोटो हम बोल तो याद आया, परसों अपना छोटा रो रहा था, मेरे को किचन में पकाने नहीं दे रहा था, जिद कर रहा था, तो मैं क्या करी पापा के फ़ोटो देख बोल के फ़ोटो बताई, तो उन्हें फ़ोटो देख के आपको पहचान रहा नहीं है, गंजा कौन है बोल के बोल रहा। तो मैं मुनियापा को पूछी अजी आओ मुनियापा इन जाते वक्त अच्छे खासे थे, तालू चट कहीं को गए बोले, तो मुनियापा बोल रहे हैं बाहर का पानी खारा रहता, कहते अच्छे खासे लोग वहाँ जाके बुढ़े हो जाते, नहीं तो तालू चट हो जाते बोलते बोल रही। आई खारा पानी बोलते मेरे को और हैवत शुरू हो गई, तुम हैदराबाद में नहाए वैसा रोज़ाना नको नहाओ, 15 दिन 20 दिन में एक बार नहाओ, रोज़ाना नहाए तो हैसो तालू के बाला चली आएंगे, लोग बोलेंगे अच्छा खासा जाके गंजा होके आया बोल के। खैर तुम बाहर है, तुम्हारे पूरे बात बोल के कहीं को परेशान करने मैं बोल रही हूँ अजी एक ख़ास बात सुनो, गए सो रमज़ान की ईद को तुम थे नहीं, ईद हुए वैसे नहीं दिखा, चांद रात के दिन इतना रोना आया मेरे को, इतना रोना आया, मैं ईद का चांद देखते जा रही हूँ रोते जा रही हूँ, ईद का चांद देखते जा रही हूँ रोते जा रही हूँ, अल्लाह मियाँ ईद का चांद नज़र आ गया, मेरा चांद कब नज़र आता कि आया। इतना वैसा शीरखुरमा बनाए, पीना दिल ने बढ़ रहा, कपड़े भी पहनना दिल ने बढ़ रहा। कपड़े बोले तो याद आया, वो कमरे में जाके अलमारी खोल के देखते तुम्हारा उजाड़ वलीमे का सूट सामने लटका हुआ है, तो वलीमे के सूट को देखते जा रही रोते जा रही हूँ। खैर तुम बाहर है तो वहाँ पर पूरे बातें बोल के कहीं को परेशान करना बोल के मैंने बोल रही हूँ आपके दोस्त कैसेट लाइस वाले दीवान खाने में बैठे हुए हैं, उनके जहाज़ का टाइम हो रहा कहते, मैं फिर तफसील से कैसेट रिकॉर्ड करके भेजाती हूँ। खुदा हाफ़िज़। टिकटॉक बहुत चल रहा था ना, मेरे को भी नहीं आता था, लेकिन थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते करते बहुत ही शौक हो गया, ज़्यादा इस्तेमाल करे उसमें दिल लग गया हर चीज़ से कि वही चलाना देखना, उसके व्यूअर्स भी बहुत बढ़ गए थे। लेकिन हाँ, जिसे आंख भर के देख लें
उसे उलझन में डाल देते हैं। जी। अब बढ़ जाने के बाद अचानक वो बैंड हो गया। अच्छा। अरे पूरे अरमानों पे पानी। अच्छा। बहुत मुश्किल हुई। फिर उसके बाद में अब खामोश बैठ गए, अब घरेलू जिंदगियों में लग गए। अब उसके बाद में इंस्टा आया। अच्छा। इंस्टा आया तब इंस्टा पे चल रहा समझो, लेकिन टिकटॉक के वक्त ही अहमद भाई से भी बात होती थी मेरी। जी। अहमद भाई से बातचीत थी समझो। अब दिमाग में आया मेरे को, अब ऐसी दिना जाने के बाद इंस्टा आया, इंस्टा पे भी बनाए, इंस्टा पे भी अहमद भाई आए। अच्छा। आने के बाद उनसे भी फिर होने के बाद बात, चलो मेरे को भी मौका देना था अहमद भाई, बोले तो ठीक है बोल के उन्होंने मौका दिए मेरे को, फुप्पू के रोल में जो है मेरे को मौका दिए उन्होंने। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान। मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, मुझे जिंदगी दीवाना कर दे, मुझे जिंदगी दीवाना कर दे। बहुत सारी चीज़ें थी, एक रागमाला गाई थी और केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश, ओ पधारो मारे देश, ओ पधारो मारे देश। क्या बात। केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश। बहुत सारी चीज़ें गाई थी उसमें। अरे वाह। उसके अलावा हमारी ज़िंदगी में एक और नया मोड़ ये आया कि इस फिल्म के ये कंपटीशन के बाद एक फिल्म का ऑफ़र था जो मेरे दोनों उस्ताद जी मैंने गाया था, वीर ज़ारा में। अच्छा। और वो वीर ज़ारा इतनी मकबूल वो कव्वाली है, हाँ, कि ऐसी कोई महफिल नहीं है जहाँ वो कव्वाली ना सुनी जाती हो। सही। तो अगर आपकी इजाज़त बिल्कुल 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 सुना दें। वो कव्वाली आप तमाम हजरात ने देखी भी है, सुनी भी है। जब शाहरुख खान साहब की मुलाकात प्रीति जिंटा से होती है और वो किसी दरगाह में उन्होंने उसको शूट किया था, पिक्चराइज किया था। जो बंदिशें थी ज़माने की तोड़ आया हूँ, मैं तेरे वास्ते दुनिया को छोड़ आया हूँ, आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, तेरा दीवाना तेरा दीवाना तेरा दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना। यह तेरा ही सौदाई, यह तेरा ही शदाई, तेरे इश्क में है इसे मर जाना, आया तेरे दर पर दीवाना। वाह वाह वाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। शुक्रिया। हाँ। मेरी उलझन से मेरे साथ उलझने वाला, मेरी उलझन से मेरे साथ उलझने वाला कोई तो होता, मेरी बात समझने वाला, मेरी उलझन। ये गज़ल उनकी भी गाई थी, बड़ी पसंद है। अच्छा। हाँ। जो मशहूर कलाम है वो भी हमारे ऑडियंस सुनना चाहते हैं, क्योंकि देखिए जब आपको हम सुनते हैं तो कहीं कहीं झलक उनकी आ ही जाती है। मौसम आएंगे जाएंगे,
मौसम आएंगे जाएंगे, हम हैदराबाद को भूल न पाएंगे, हम तुमको भूल न पाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे। वो गाने की एक झलक जो इंग्लिश गाने का गाने में देखिए बिल्कुल उर्दू अल्फाज ही है। जी जी कैसा You can meet the ball, किसको बड़ा भी बेचारा डीजे कुन्ने कुन्ने मालूम जब बाबा बिक देगे जा वाला रे दिखाओ बेबी बेचारा अम्मा आपा बुद्ध दिखाओ वाह इंग्लिश में उर्दू अच्छा महसूस कीजिए आप फील कीजिए कि आपको ऐसा लगा कि इंग्लिश है ये। अच्छा आप तो अब ज़्यादा विलन खड़ा हुआ है अबू शेर। अच्छा तो हीरो साहब उससे मुखातिब है लेकिन मिकन फॉल लेकिन डायलॉग से कि फॉल कितने भी अबू के भी ऑर्डर नहीं थे कैमरा तो इवन पालो के कहां है तू। अच्छा you can make all the community if you start के सामने पे आउट टाउन में कर देम टाइम फॉर ये खाबास एंड मार्क मुंह पर कोई नहीं you can't make me start to prove करते हंसना के बिगाड़ियो ये क्या मैं मैं बाप के पैर से मैं टेक पैर ताल के उस पे तो वो के उस पे तो उस कोई तो दलील के मैंने कुत्ते वो क्या मैं क्या मैं टाल के बीच वो क्या मैं पावर क्या उस के बीच पे के वो समय तो पैसे गाए रे। हमने आखिर क्या देख लिया, क्या बात है क्यों हैरान है हम, एक दिल के दो अरमान है हम, ओ मेरे सनम ओ मेरे सनम, दो जिस्म मगर एक जान है हम, एक दिल के दो अरमान है हम, ओ मेरे सनम ओ मेरे सनम। अभी हमें ये बताइए कला और गला में क्या फ़र्क आप महसूस करते हैं? ये वैसे जानी भाई बहुत ऐसा गहरा सवाल है। शायद अगर आम इंसान से आप पूछेंगे तो शायद उसकी समझ में भी ये बात नहीं आएगी। अच्छा लेकिन एक बहुत इसमें माइन्यूट सा एक उसके अंदर वो बात है। देखिए मैं जहाँ तक समझता हूँ, जो मेरी समझ है, कला जो है वो बहुत सारे लोगों के पास हुए। अगर अभी हम मान लीजिए सिर्फ गाने वालों की बात करें तो गाने वाले बहुत सारे कलाकार हैं, लेकिन टेक्निकली अगर वो सही भी गा रहे हैं तो सबके गाने लोगों के दिल को टच नहीं करते हैं। आप उसके अंदर मिस्टेक वैसे नहीं निकाल सकोगे कि गलती क्या है। गलती अच्छा। सुर में भी है, ताल में भी है, पर जो जहाँ अब बात आती है गले की, ऐसा है कि आवाज़ तो हमारी गले से निकलती है, लेकिन उसके अंदर जो फील है, जो एक रूह है, ये बात जो होती है ये हर किसी के गले में नहीं होती है। तो अगर उसके अंदर एक कलाकार है, उसके अंदर अपनी कला है, टेक्निकली शायद उसने सब कुछ सीखा हुआ है, उसको आप टेक्निकली कहीं गलती साबित नहीं कर सकोगे, लेकिन फिर भी आपको बहुत सिंगर्स का ऐसा लगेगा कि आपने गाया बहुत अच्छा, लेकिन आपको वो दिल पे वो बात नहीं बनी गई जिसको हम बोलते क्या बात है। आप तो डॉक्टर बनना चाह रही थी जी। हाँ, तो उस बारे में ज़रूर बताइए कि क्या वजह रही कि आपने यानी पढ़ाई को ख़त्म करके इस फील्ड को क्यों अपनाया? तो हुआ ये था कि मैं थी बायोलॉजी स्टूडेंट 11th 12th और फिर डिग्री में भी, और मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ वो है आर्मी बैकग्राउंड फैमिली। मतलब अपर मिडिल क्लास आर्मी बैकग्राउंड फैमिली मेरी रही है। मेरे दादाजी, मेरे पापा, मेरे दोनों चाचा सब आर्मी बेस्ड ऑफिसर्स रहे हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं आर्मी के जो बच्चे होते हैं ना, उनकी परवरिश काफ़ी अलग होती है, थोड़ी दूसरे बच्चों से हटके होती है, क्योंकि हवा में ही डिसिप्लिन घुला होता है। तो बचपन से ही ऐसा सिखाया गया था कि जो भी करो दिल लगा के करो। तो जब अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे पहली दफ़ा जब अपॉर्चुनिटी मिली एंकरिंग करने की, तो मुझे मज़ा आया और मैंने सोचा कि अब तो इसमें जी जान लगा देनी है, दिल लगा के काम करना है। तो वो करते करते सपोर्ट मिलता रहा लोगों से, और बस
इसी तरीके से एंकरिंग चूज़ कर ली एज अ करियर ऑप्शन। सबका एक एक स्लॉट होता है कि आप आएंगे 20 मिनट्स करेंगे, आप आएंगे 10 मिनट करेंगे, लेकिन जो एंकर होता है शुरू से लेकर लास्ट तक उसको वहाँ बने रहना है। चाहे वो कोई टेक्निकल ग्लिचेस हो जाएं या कोई आर्टिस्ट लेट हो गया, संभालेगा कौन शो? एंकर संभालेगा। तो आपको मेंटली बहुत प्रिपेयर रहना पड़ेगा और सेंस ऑफ ह्यूमर आपका बहुत तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि चाहे कॉर्पोरेट शो हो चाहे प्राइवेट शो हो, अगर आपके पास सेंस ऑफ ह्यूमर है तो आप यू विल नेल इट, यू विल नेल द शो। तो माँ बाप सपोर्ट करने की वजह से, माँ बाप का सपोर्ट जो बच्चियों को रहता वो बच्चियाँ ऐसे है आजकल, लेकिन नहीं रहना चाहिए। नहीं, उन माँ बाप के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? नहीं भाई, माँ बाप को चाहिए कि बच्चियों को ताकीद करना के ससुराल में रहना, ससुराल में नाना। सही है। ऐसा बच्चियाँ आके बैठ गए तो बिठा लेते माँ बाप, फिर भेजने का नाम ही न लेते। सियासत टीवी के जरिए मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि सास बहू के साथ खुश रहना, बहू सास के साथ खुश रहना, क्योंकि दोनों से खानदान चलता। छोटी मोटी नोक झोंक तो चलते रहती, इसको बढ़ावा मत दीजिए। आप लोग खुश रहिए, आबाद रहिए, खाते पीते रहिए, हंसते बोलते रहिए। मेरा आप लोगों को शाहरुख की अम्मी के तरफ से ये पैगाम है आप लोगों को। पहले ये फैट फूडी नाम नहीं था मेरे पेज का नाम था एक्सप्लोर विथ रिज। रिजवान का मैं छोटा कर दिया रिज बोल के, और आजकल एक नया ट्रेंड भी चल रहा, देखिए रिज मतलब ऐसा कूल बनना, तो वैसा शुरुआत करे थे पेज की हम 2016 में। अच्छा। तो मेरे को खाना बहुत पसंद है, पर मेरे को देख के लगता हूँ कि मैं ज़्यादा खाना खाता हूँ, बट नहीं भाई थोड़ा बहुत अपने क्या है मेडिकल इश्यूज़ की वजह से ऐसा दिखता हूँ मैं, बट अगेन खाना बहुत पसंद था मेरे को, तो मैं जो है सो फोटोज़ लेना शुरू करा और इंस्टाग्राम पे डालना शुरू करा, फॉलोअर्स बढ़ते गए। लेकिन क्या हो गया था, एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि मैं बर्नआउट हो गया था इंस्टाग्राम पे। बर्नआउट का मतलब ये है कि मतलब मैं सब कुछ डाल रहा हूँ पर मेरे को ना कुछ ऐसा रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो मेरे ख़ास दोस्त है दो, असद और मोइस, तो मैं उन लोगों के पास गया, जाके बोला कि भाई ये पेज को थोड़ा अपने को अच्छा करना है, अपन इसको कैसा करेंगे। तो उन लोगों ने 1-2-4 दिन लिए, लेके जो है सोना नाम लेके आए कि रिजवान भाई आपकी पर्सनालिटी जो है उसको सामने लेके आओ कैमरे पे, क्योंकि मैं पहले जो वीडियोस और फोटोज बनाता था मैं कैमरे के सामने नहीं आता था, तो लोगों को नहीं मालूम था मैं कैसे दिखता। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि भाई कि आप लोग ना आप सामने आओ और इसका नाम चेंज करके फैट फूडी हैदराबाद रखो। तो उस तरीके से जो है सो ये पेज की पूरी आइडेंटिटी चेंज हुई। फिर मैं कैमरा के सामने आना शुरू हुआ, फिर वीडियोस डालना शुरू करा। स्टार्टिंग में वीडियोस अच्छे जाते थे, वो मतलब थोड़ा बहुत अच्छे व्यूज़ आ जाते थे, लेकिन जो तरीके से एक ब्रेकआउट बोलते हैं मेरा, वो शाहरुख खान की वजह से हुआ। अच्छा। मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा। इतना बड़ा फ़ैन हूँ कि आप बता नहीं सकते। तो जब 4 साल तक शाहरुख खान की कोई मूवी नहीं आई थी तो सबसे ज़्यादा डिप्रेस आदमी मैं था। अच्छा। हाँ। तो जैसा पठान रिलीज होने वाली थी, मैं पूरी थिएटर बुक कर लिया। पूरी थिएटर बुक करके मेरे फॉलोअर्स को जो है सो मैं फ्री में टिकट्स दिया। अच्छा। तो वो रील बहुत वायरल चली गई। वहां से मेरे को फॉलोअर आना शुरू हुए, फिर खाने के वीडियो के साथ लोग कनेक्ट करना शुरू हुए, फिर ऐसे मेरी पूरी जर्नी स्टार्ट हुई। अच्छा जी। रिजवान साहब, एक चीज़ हमने देखी है कि आप खाते कम हैं। हाँ। और देखते ज़्यादा हैं ताकि लोगों में खाने का शौक पैदा हो। जी। ऐसा क्यों? मैं जितना भी खाना वहाँ पे है मैं अकेले नहीं खा सकता उतना खाना। ऑब्वियसली बात है, खाना दिखाना पड़ना बहुत ज़रूरी है। उतना खा लेते बैठे एक दिन में एक जना बोले तो आज दूसरे दिन पड़ा हुआ रहता, अल्लाह मेरा पेड़ बोल के नहीं होता। तो हम लोग एक टीम है 3-4 जनों की, उन लोग आज जाते, हम लोग आप शूट करते। मैं थोड़ा चखता हूँ भाई। अगर आप मेरे टेबल पे 10 डिशेस देख रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरा 10 खा रहा हूँ। मैं सिर्फ उतना खाता हूँ जितना मेरे को अच्छा दिखा। उसमें से अगर 4 डिश अच्छे नहीं दिखे तो मैं वो नहीं खाता हूँ, और उसके बारे में मैं बात भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे को एक ब्रांड को नीचे गिराना नहीं है। दैट इज नॉट माई, क्या बोल सकते हैं आप, एक एंड गोल समझिए। तो वो काम रहता। बाकी का खाना जो है सो टीम खाती, या फिर हम लोग जो है सो गरीबों में बांट देते। अच्छा जी हाँ। तो कितने गरीब आपके साथ जुड़े हुए हैं? ऐसा तो मतलब अब ऐसा नहीं बोल सकते कि मतलब अपन लोग इतने नंबर है, लेकिन एक टर्मिनेट हंगर बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए। तो जब भी मेरे पास पैसे आते हैं मैं उन लोगों को जो है सो दे देता हूँ कि भाई इतने लोगों को आप खाना खिलाइए। मगर एक बात बोलते ना भाई, अगर आप चैरिटी कर रहे हैं तो बोलना ज़रूरी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमारी
इस्तेताअत है उसके हिसाब से जो है सो मैं कर देता हूँ। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का स्पेशल एपिसोड, इस वादे के साथ कि हर हफ्ते इस तरह बाकमाल फनकारों और सितारों के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे, ताकि इनके ताल्लुक से अनछुई मालूमात आप हासिल करते रहें। ऐसे ही सितारों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।